अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब सर। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। उम्मीद करते हैं कि इस तमाम तर महंगाई के बावजूद, अशिया के आसमान से जो कीमतें बातें कर रही हैं, उसके बावजूद आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। मौसम तो थोड़ा बेहतर है, लेकिन उसके अलावा महंगाई जो है उसने सबको खून के आंसू रुला दिया। वैसे मौसम बेहतर हो जाए तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सत्ती अभी आया था बिजली का बिल, और बिजली का बिल देते हुए मुझे ये समझ में नहीं आ रहे थे कि मैं किसको बुरा भला बोलूँ। मैं मौसम को बुरा भला बोलूँ या मैं इलेक्ट्रिक को, मैं किसको बोलूँ, क्योंकि बहुत सारा बिल आया हुआ था। बिल्कुल ऐसे ही है। आप पंखा चलाते हुए भी आप सोच रहे होते हैं कि अगर ये 6 घंटे चलेगा मुसलसल तो कितना बिल आएगा। जैसे ही कमरे से निकलो तो आप इतनी एहतियात की ज़रूरत होती है कि फ़ौरन लाइट बंद करें। कोई बेल भी ज़्यादा देर तक हाथ रख ले तो उसको नफरत भरी निगाहों से देखने का दिल करता है। एक तो वैसे जो इरिटेशन होती है, एक तो वैसे भी इरिटेशन होती है, लेकिन उससे हटके ये होता है ना कि इससे भी बिल आएगा ना, मतलब जरा जितना यूनिट छोटा आप बचा सके बचाएं। ओह देखिए ना, वैसे मुझे बचपन में याद है लाहौर में पानी वाले कूलर्स भी आते थे, वो कराची में चल नहीं सकते, ह्यूमिडिटी। तो अब भाई यहाँ पे समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये वैसे ये मुझे भी समझ नहीं है कि पंजाब साइड पे जो है वो बड़े कामयाब हैं। हाँ, जबरदस्त। लेकिन वो ये है कि यहाँ पर कुछ ह्यूमिडिटी की वजह से वो कुछ असर नहीं होता। वो यहाँ पर फ्लॉप है और इसलिए समझ में नहीं आती भाई क्या करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत को किस तरीके से कम करें। बिल भी बहुत ज़्यादा है तो लोग परेशान है, भाई हर चीज़ महंगी हो रही है। लेकिन एक बात ये है कि इनोवेशन हो रही है, तरक्की के सफ़र राह पे हमारा सफ़र जारी है। इसकी मिसाल है, आपको पता है कि अब जो ये गाय भैंसें हैं, ये भी अब पेट्रोल से चलना शुरू हो गई हैं। हैरान होकर देख रही है। भाई आप लोगों को पता है ऐसा? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, आज मुझे पता चला। आज मुझे पता चला, क्योंकि देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो फिर गाड़ियों के किराए बढ़ते हैं। पेट्रोल बढ़ा तो साथ ही साथ दूध की कीमत बढ़ गई, तो दे आर इंटरकनेक्टेड ना। मेरे जैसा आम बंदा तो यही इसी तरीके से इसको ये गायें आजकल चारे की जगह पेट्रोल पीना शुरू कर दिया। समझ में नहीं आ रही उनकी प्राइस। फिर तो F16 की जगह इन्हीं को रखना चाहिए। 250 रुपए किलो दही है जी। टॉप शोरीज। ट्रेन का सफ़र भी ख़वातीन के लिए गैर महफूज हो गया। कराची आने वाली ज़करिया एक्सप्रेस में अमले के अरकान की खातून से मुबैना ज़्यादती। थाना रेलवे सिटी स्टेशन में मुकदमा दर्ज, 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का बहाना, कराची में दूध की फी लीटर कीमत 10 रुपए बढ़ा दी गई। दही भी महंगा, कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर्स एक्शन लेने में नाकाम। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। सब्जी फरोशों ने महंगाई का मलबा मंडी पर डालना शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत क्या है आज आपको बताएंगे बाखबर सवेरा की खुसूसी रिपोर्ट में। और सिगरेट नोशी खतरनाक बीमारियों का सबब बनती है। तंबाकू नोशी के नुकसानात क्या क्या हैं, इस हवाले से दुनिया भर में आज इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है। जी तो शो के आगाज़ में सबसे पहले बात हम करेंगे इंतहाई अफसोसनाक वाक़े की, जो कि पेश आया एक ट्रेन में। उमूमी तौर पे ट्रेन जो हैं ये महफूज तस्वुर की जाती हैं बसेस से, और कहा जाता है कि जिसमें बाकी भी बहुत से लोग होते हैं तो इसमें ख़वातीन अगर चाहे अकेली भी ट्रैवल कर रही हों तो ख़ुद को कदरे महफूज फ़ील करती हैं। लेकिन नहायत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर हमने देखा कि ज़करिया जो एक्सप्रेस है जो मुल्तान से कराची के लिए चलती है, उसमें एक खातून के साथ मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती की गई और प्लानिंग के साथ की गई, और जिस तरीके से की गई मैं हल्फिया तौर पर यह कह सकता हूँ, यकीनी तौर पर यह कह सकता हूँ कि ये इन लोगों की पहली वारदात नहीं होगी। क्योंकि उन्होंने उन खातून को बुलाया, उनके पास टिकट नहीं था, फिर उनको वो बिजनेस क्लास में लेके गए, वहाँ पर जनाब एसी कंपार्टमेंट जाके वहाँ पर उनको कहा कि टिकट के पैसे आपके पास हैं या नहीं है। उन्होंने कहा पैसे नहीं है, मैं इकॉनमी क्लास में चली जाती हूँ। फिर वहाँ पर जनाब जो पहला शख्स लेके गया था उसने लॉक किया, मारा पीटा, ज्यादती की। फिर उसके बाद दूसरा बंदा आया, फिर उसने ज्यादती की, फिर उसके बाद तीसरा। ये आप देखिए कि स्टाफ की मिली भगत से उन्होंने ये कार्रवाई की। उनके दिल में कोई डर खौफ नहीं था पकड़े जाने का। यानी कि आप सोचें, आप बात बिल्कुल सही करें कि ऐसा ये हो ही नहीं सकता कि इससे पहले कार्रवाई नहीं थी जो उनकी जानिब से की गई थी। और
ट्रेन में ऐसा हो ही नहीं सकता। और इतने लोग आते हैं ज़करिया एक्सप्रेस से, अगर आप देखें जो कराची, इतने लोग आते हैं, लेकिन किस तरीके से और उन्होंने पता था कि कौन सा डब्बा खाली था, कौन सा डब्बा जाहिर खाली है कि टिकट चेकर कंपार्टमेंट और है, उसका इंचार्ज दरवाजा बंद होगा, फिर उन्होंने एक एक चीज को देखा। तो क्या एक्शन लिया गया, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान रेलवे बाबर अली रजा, उनसे तफसीलात जानेंगे कि जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 तो टिकट चेकर हैं और 1 इंचार्ज हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। बहुत शुक्रिया जी। बाबर अली साहब, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि पेश आए। ये बताएं कि अब तक जो मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कार्रवाई हुई इनके खिलाफ? तीनों मुल्ज़िमान जो FIR में नामजद थे उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये गिरफ़्तारी जहानिया, समुंदरी और शोरकोट से अमल में लाई गई। अच्छा। और इसमें वफाकी वज़ीर जो हैं रेलवे के, उन्होंने सख्ती से हिदायत की थी कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल इनको पकड़ा जाए। और आपके सामने है कि इनको हमने गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा, जिस तरह से मैंने शुरू में कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, इससे पहले उन्होंने ऐसी कोई प्लानिंग के साथ वारदात ना की हो। एक तो वारदात हो गई, लेकिन ये प्लानिंग के साथ जिस तरह से 3 लोगों ने ये काम किया, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मिला है, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है इससे मुतालिक? जो भी अमला इसमें रखा गया था, कॉन्ट्रैक्टर ने जो रखा था, उसकी पहले वेरिफिकेशन हुई थी, लेकिन अब हम इसको री-वेरीफाई कर रहे हैं सारी चीज़ों को। जितना अमला पूरे पाकिस्तान रेलवे के निज़ाम में मौजूद है जो पाकिस्तान रेलवे से नहीं है, तो उनको हम री-वेरीफाई करवा रहे हैं। जैसा जो आपने पूछा कि इनका पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो ऐसा हमारे इल्म में नहीं है। इसकी जो है हम तफ्तीश कर रहे हैं। जो चीज़ें सामने आएंगी आपके सामने पेश की जाएंगी। अच्छा, उसके साथ ये भी बताइएगा कि जैसे ट्रेन का सफ़र जो है ये काफ़ी ज़्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है, लेकिन हमने देखा है कि ट्रेन में ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, चलती ट्रेन में वाक़या पेश आया। तो क्या कोई खातिर खा या कोई ख़ास इक़दाम या इंतज़ाम होते हैं अगर कोई खातून मुसाफिर सफ़र कर रही हूँ उनकी हिफाजत के लिए? जो ट्रेन है वो पाकिस्तान का अभी भी महफूज तरीन सफ़र है। ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है, लेकिन फिर भी अभी आप देखें जितने मोड्स ऑफ ट्रैवल हैं पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान रेलवे महफूज तरीन है। जहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का ताल्लुक है कि उनके लिए क्या इक़दाम किए जाने चाहिए, तो वहाँ पे गार्ड्स अवेलेबल होते हैं। और एक मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस पूरे सफ़र के दौरान खातून जो हैं, रोहड़ी में ये वाक़या पेश आया है, तो रोहड़ी से आगे कराची तक 6 स्टेशन हैं। तो खातून ने किसी पुलिस वाले को इत्तला नहीं दी इस वाक़े की, किसी गार्ड को इसमें उन्होंने नहीं बताया। इवन आफ्टर वो जो जहाँ उतरी हैं कराची स्टेशन पे, वहाँ भी उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट नहीं किया। ये दरअसल जब वो चली गई हैं, अपने घर चली गई हैं, तो अगले दिन एक मकामी अखबार में इसको रिपोर्ट किया गया, जिस पे CEO जो रेलवे हैं फ़ारूक तैमूर गिरज़ई, उन्होंने हिदायत जारी की कराची में कि फ़ौरन इनके घर जाया जाए और इनसे दरख्वास्त की जाए कि इस तरह का अगर वाक़या हुआ है तो उसको रिपोर्ट किया जाए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। तो वो लोग, वो जो हमारे कराची में जो अमला है, वो लेडीज़ पुलिस के हमरा उन खातून के घर गया और उनसे दरख्वास्त की और उनको कायल किया कि इस वाक़े को काइंडली रिपोर्ट कीजिए, ताकि मुल्ज़िमान को हम कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ और आइंदा इस बात को इंश्योर करें कि अवाम के लिए किसी तरह का मसला ना बने। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाबर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद थे। ये चीज़ बड़ी अच्छी उन्होंने कही कि वाक़तन ऐसा हुआ कि इन खातून को परसुएड किया गया कि आप बात करें, उनको हौसला दिया गया कि बात कर सकें। लेकिन ये बात कहना है कि 6 स्टॉप थे, वो किसी को बता नहीं सकी। जिस ट्रॉमा से वो गुजरी होगी, जिस अजियत से वो गुजरी होगी, मौत की धमकी से लेकर न जाने क्या क्या धमकियां दी होंगी, कि जिस ट्रेन में देखें 2 चीज़ें मदिया। एक तो ये है कि जो ये कार्रवाई करने वाले कोई आम क्रिमिनल नहीं थे, कोई मुसाफिर नहीं थे, वो टिकट चेकर इंचार्ज था। तो उसने कहा कि भाई ये तो बादशाह लोग हैं यहाँ के ट्रेन के, तो मैं किसके सामने शिकायत करूँ। सती, मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ। बसेस में भी जो ख़वातीन रोज़ के बुनियाद पे सफ़र कर रही होती है ना, अगर उनको भी कोई शख्स आके गलत तरीके से हाथ लगा जाए ना, तो वो उनको इतना टेरिफाई कर देते हैं कोई कमेंट पास कर दे भाई। हिम्मत नहीं होती कि उस वक्त जो 7 ख़वातीन उनकी दोस्त या क्लास फेलो जो कोलीग्स भी हो, उनको भी बता सके कि मेरे साथ हुआ क्या। तो कॉन्फिडेंट अपने आप को। तो अब आप खुद सोचें कि एक औरत जो कि अकेली थी, एक शख्स ने उसको 3 शख्स ने उसको माई ज्यादती का निशाना बनाया, क्या उस पे गुजरी होगी, वो किस ट्रॉमा में होगी, वो कैसे ट्रेन से उतरी होगी, वो कैसे घर तक पहुंची होगी। तो आप ये सोचें, वो अगर रुक के किसी को रिपोर्ट करे जी मेरे साथ ये हुआ है,
तो ये कैसे वो possible पता हो चले सकता कि है? उसके जहन में तो यही Trauma होगा cells होते हैं। ना, उसके जहन में यही होगा कि पता चले यहाँ ट्रेन के डब्बे से उतरूं नीचे किसी स्टेशन में जाऊं तो वहां पर भी खुदा न ख्वास्ता यही सारा साइकिल रिपीट ना हो। अकेली औरत वो जी। कैसे जाके रिपोर्ट करेगी? क्योंकि यहाँ पे आप कैसे जाके अगले को बताएंगे कि मेरे साथ हुआ कैसे, मेरे साथ ज्यादती हुई है, ये कहना ही उसके लिए इतना मुश्किल है। आपको पता है इसीलिए दुनिया जहान में इनफैक्ट पाकिस्तान में भी ट्रॉमा सेल्स और मौजूद पूछे हैं। उससे जब कि किसी के साथ किसके खिलाफ ज्यादती शिकायत होती करनी है, वो कहेगी सरकार ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ। कैसे? तो जिसके साथ ज्यादती होती है ना, उसके लिए ट्रॉमा सेल्स बनाए जाते हैं। वो ऑलरेडी इतने ट्रॉमा में गुजर रही होती है, उसको सपोर्ट होती है। हो सकता है जब वो बाहर निकली उसने अपने आसपास कोई औरत ना देखी हो और उसको हर मर्द से नफरत आ रही हो, उसको हर मर्द से खौफ आ रहा हो, तो आप खुद सोचें कि ये औरत जाके कैसे रिपोर्ट करती है। तो अब ये इनका फर्ज बनता है, जो पूरी मैनेजमेंट है, कि इन्होंने कैसे अब जो बाकी नहीं, वैसे ये भी खवातीन जो appreciate सफर करने वाली करेंगी बात है। अकेले, तो वहाँ ये अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन ये अब इनको इंश्योर करना है, इनको मेक श्योर करवाना है कि कैसे जो बाकी खवातीन जो अकेले कभी ट्रेन में सफर करेंगी वो खुद को महफूज कैसे तस्वुर And करे। this वो is a ऐसे huge कि responsibility. बहुत सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, देखना चाहिए इनका रिकॉर्ड क्या है, और फिर जो सजा हो वो सबके सामने दी जानी चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि ये बाहर नहीं होने चाहिए। ये होता है ना कि पकड़े गए वक्ती तौर पर मीडिया प्रेशर की वजह से या आपके अपने कार्रवाई की वजह से, लेकिन इनको सख्त सज़ा होनी चाहिए ताकि आगे ना हो। अच्छा जी, जिस तरह से मैंने शुरू में तज़किरा किया कि भाई जैसे एकदम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो समझें कि सारी की सारी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मतलब सिवाय तनख्वाहों के बढ़ने के वो वहीं की वहीं रहती हैं। क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा नहीं होता, टैक्स भी बढ़ जाता है, टैक्स भी बढ़ जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, हम वहीं के वहीं होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सारी कीमतें जो ऊपर चली जाती हैं, अब हमारी क़ुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ती मदिया, उसका क्या करे बंदा? वाकई या समझ तो में उसके नहीं बराबर के हिसाब से वो भी होता है, वो नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं खड़े हो जाते हैं, चीज़ें महंगी होती जाती हैं। इसीलिए फिर हमारा ये कंसर्न है कि भाई चीज़ें महंगी क्यों हो रही है। अब आप देखें ना कि जैसे पेट्रोलियम कीमतों की जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें दुनिया भर में बढ़ी हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान में भी बढ़ी है, तो क्या हुआ जी कि हर खाने पीने की चीज़, अशे खरोनोश, ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग, सब चीज़ें जो है वो महंगी हो गई। अब वही जो सती पहले बात कर रहा था, हम भी अक्सर शो में बात करते हैं कि भाई हमें ये समझ में नहीं आती कि जो हमारी मज्जे भैंसें हैं ये क्या ये पेट्रोल पे चलती हैं, ये पेट्रोल पीती हैं? क्योंकि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो दूध की कीमत बढ़ जाती है, फिर से दूध की कीमत नहीं बढ़ती, तमाम तर डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ जाती हैं। दही आप देखें, खबर आए कि हमने एक मज स्पेस में लॉन्च कर दी है। मतलब वो तो एलन मस्क से पूछना पड़ेगा। लेकिन आप देखें दही जो है वो 1 किलो आपको 250 में मिल रही है। जो दूध है जनाब ये 160 रुपए लीटर जो है ये हुआ, और दही 55 रुपए पाव से बढ़कर अब 60 रुपए कर दी गई है। अब देखिए 240 मतलब 10 रुपए कम, आप देख लें 250 ही होगी। लेकिन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, दीगर हुकाम जो है ना, उनको भी समझ में नहीं आ रही कि क्या करना है। खैर वो कुछ कर भी नहीं रहे। हाँ। जाके वो कोई बंदा छापे मारे, जरा देखे कि भाई क्या जो प्राइस लिस्ट क्या है, और वो उस पे आप वो इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो रही है नहीं हो रही। और मैं आपको एक बात बताऊं, एलन मस्क ने जो है खरीद लिया ट्विटर, तो वो आपकी बात का बुरा मान जाएगा। वो कौन से पेट्रोल से चलाता है, वो तो भला कर रहा है इंसानियत का, इलेक्ट्रॉनिक मसला। ये अमीर आदमी, ये अमीर ममालिक के लोग हैं, इनका बिल्कुल डिस्कस ना करें। वो लेकिन वो आपको सुनते हैं, वो हमें सुनते हैं। ये हमें चले लगता है, हमारे मुझे भी फोन ऐसा के थ्रू चाहे सुन रहे हो, लेकिन हम क्या करें जी, हमारे मुल्क के हालात आपके सामने हैं। पेट्रोल, हर चीज़ हमारे यहाँ महंगी होगी हुई है, लोगों की क़ुव्वत इस्तात जो है वो मुसलसल मुतासर हो रही है। तो इस पर क्या किया जा सकता है? चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जनाब कोकब इकबाल साहब हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हूँ। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं तो इस वक्त जो वो कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, जिस तरह से आसपास जाते हैं ना, तो वो जो नोट जिस तेज़ी से निकल रहे होते हैं, तो हाथ में वो जैसे वो कहते हैं रेत की तरह। क्या करें, ये मतलब किसकी तरफ देखें? आप कुछ कर सकते हैं इस हवाले से? देखिए, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ये बनाई इसीलिए गई थी कि टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स पे काम करें। हमने डू वी हैव एनी राइट? जी, व्हाई नॉट। हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल जी, ये क्योंकि हमें यही सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं बहैसियत कंज्यूमर। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप मिल्क प्राइसेस पे बात कर रहे हैं, तो 2021 में मैंने कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक दरख्वास्त दी थी कि भाई ये जो कार्टेल बनाते हैं डेयरी फार्मर्स, और ख़ुसूसन जब से ये डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन वजूद में आई हैं, ये अपना कार्टेल बना के प्राइजेस बढ़ा लेते हैं। तो उसने इंक्वायरी की, मैंने एक एप्लीकेशन दी थी क्योंकि कार्टेलाइजेशन के लिए ख़िलाफ़ तो वही कंपटीशन कमीशन काम करता है। तो उन्होंने कहा, उन्होंने इंक्वायरी की, और ये मैं अपनी रिपोर्ट नहीं कह रहा, मेरा रिकॉर्ड जो है उसके नेट पे भी मौजूद है, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे भी मौजूद है। तो उन्होंने इंक्वायरी की, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो कार्टेलाइजेशन है इनका, और उस वक्त भी इन्होंने 10 रुपये बढ़ाए थे, जब ये अब 10 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आपको बताऊं कि एक फिगर सुन के हैरान रह जाएंगे कि 47 बिलियन, नॉट मिलियन, 47 बिलियन इसके अरब,
47 अरब रुपए जो है सार्फिन की जेब से सालाना निकल गए। ओए। और फिर ये हमारे गए किसके कमिश्नर पास? साहिबान सोते रहे। नहीं, हमारे जो वो किसी वजह से सो रहे होंगे सर। जी वो तो वजूहत तो आपको पता है कि क्या होती हैं। नहीं तो ये तो जब इतने पावर हैं इनके पास कि आप ये देखिए कि कोरोना के उसमें जब दुकान सील करते थे कि जनाब ये आपकी दुकान पे चढ़ गया, ये हमारा कंज्यूमर गया, और उन्होंने कहा नहीं जी ये तो इसकी एसओपी की खिलाफ वर्जी थी और सील कर दिया, पूरी मार्केटें सील कर दी। इनके पास क्या पावर नहीं है। अगर ये पावर तो मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि कमिश्नर कराची जो कि कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं, इनसे फौरी तौर पर यह ओहदा वापस लिया जाए और हमारी कंज्यूमर एसोसिएशन को यह दे दिया जाए ताकि हम इसको खुद कंट्रोल सर मुझे एक बात कर बताएं, सकें। ये जो 47 अरब आपने कहा कि एक साल के अंदर निकलते हैं, ये जाते किसकी जेब में बराह रास्त? देखिए, फिल्टर होने के बाद ये नहीं, मैं डायरेक्ट आपको बताऊं क्या जाहिर है कि डिप्टी कमिश्नर साहबान सो रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर साहबान बड़ी सो रहे हैं, महंगी नींद की गोलियां होंगी। कमिश्नर इसलिए नींद की गोली खा के भाई बड़े पुरसुकून तरीके से सो रहे हैं। ये चैन की क्योंकि गोली इनके खा के। पास पूरी मुस्तकबिल चैन आपका है। सिक्योर हो तो आप सुकून से सोते हैं, ऐसे जी, ही। इसलिए हाँ। कि आप ये देखिए, मैं आपको वही कहता हूँ, इनकी अपनी जो शाख खर्चियाँ वो खत्म नहीं होती है। हुकूमत आप ये पेट्रोलियम प्राइस आप भाई बात कर रहे थे कि भाई पेट्रोलियम प्राइस बढ़ रही है, ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, फलों की कीमत अच्छा, बढ़ मुझे रही है, बताएं, अजनास की कीमत बढ़ रही हर है। चीज की कीमत बढ़ी, तो आप लोगों ने वैसे कभी इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की है? कोर्ट देखिए गया मैं आप लोग? आपको ये बता रहा हूँ कि हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, कंपटीशन कमीशन में गए। लेकिन आप आप लोग ये तो देखें कि एसोसिएशन है। कोर्ट्स में जाते हैं, उसका कोई आज तक जो है आपको कई दफा जो है कमिश्नर कराची को कोर्ट ने तलब किया। अच्छा सर, मुझे एक बात सर बताएं। आप गए हैं, जी, मैं ये जी, पूछना हम- चाह रही हूँ कि हम- आप हम तो लोग- आप हम लोग लोग कोर्ट कितनी में दफा जाते गए हैं। हैं? हम लोग कोर्ट में जाते हैं, हमारे पास पूरी लाइट्स की टीम है, हमारे पास जो है जावेद अहमद चतारी यहाँ पे जो हमारे हेड करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लाए रहे। इसी तरह हमारे पास पंजाब में जो है इरफान एडवोकेट जो है, इरफान इकराम कोर्ट की एडवोकेट। जानिब से क्या अहकामात आते हैं देखिए फिर? ये तो यही होता है, इंक्वायरीज होती हैं और उसके बाद यही फैसला होता है भाई आप ये लेके आ जाइए, कमिश्नर साहब पे पेश हो जाए। मैं समझता हूँ सर लेकिन मुझे देखिए, एक बात बताएं, रिसेंट हिस्ट्री में CM जो है, मैं एक सिंपल सी आपको मिसाल दे रहा हूँ। देखें एक आपकी एसोसिएशन है ना, तो उसका एक किरदार ऐसा होना चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आप जितनी देर से ये बातें कर रहे हैं, मेरे जहन में आपको पता है किसका चेहरा घूम रहा है? शाकिर गुज्जर साहब का। उनका जो एतमाद है ना कि हमने बढ़ाने हैं 50 रुपए, हमने बढ़ाने हैं 60 रुपए। नहीं जी नहीं, हम नहीं, हम इंशाल्लाह अगले महीने हम तुसी 40 रुपए कर लो बढ़ाएंगे। जो करना है, हमने इंशाल्लाह, बढ़ाने हैं। इंशाल्लाह तो हम- मुझे वो चैलेंजिंग, आप जितनी बातें कर रहे हैं ना, देखें एक चीज है कि आप अगर आके यहाँ पर हमें ये कहेंगे कि कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां फिर पर हम तो क्या करेंगे? फिर आपकी एसोसिएशन का क्या फायदा? अगर आप फायदा नहीं दे सकते, एसोसिएशन देखिए, फायदा नहीं मैं दे तो सकती, तो हर फिर बातें करने से हर तो कुछ नहीं फोरम होता। पे मैंने बताया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 47 बिलियन निकल गए, निकल तो गए। अच्छा भाई तो रिकवर क्यों नहीं कर रहे हैं आप फिर- इनसे? फिर क्या हुआ? आप इनके पास जो आपके पास इनके पास इख्तियारात है ना, मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है। मैं इसीलिए चैलेंज करता हूं कि कमिश्नर कराची का जो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का ओहदा है वो मुझे दे दें 1 साल के लिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या है। मेरे पास पावर नहीं है, मैं कोई प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं हूं, मैं लेकिन तो ये एक associations जो हैं- कंज्यूमर की नुमाइंदगी करता हूं टू फिर आप वो बता लें, फिर वो 47 अरब कहाँ जाएंगे सर? 47 अरब रिकवर नहीं हुए। 47 अरब कहाँ गए होंगे ये हर साल competition जाते हैं commission ना। भी पूछे, हर साल जाते और हैं। हर साल अब ये देखें 10 रुपए बढ़ रहा है ना, सर, अब ये क्यों फिर हमें फिर 47 अरब unfortunate? रुपए का, फिर 47 हम अरब। इतने- फिर 47 अरब रुपए का आएगा। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अभी मोबाइल में आप पढ़ लीजिए उसकी फिगर। मुझे अच्छा। बताएं सर, क्यों हम इतने अनफॉर्चुनेट हैं कि दुनिया भर में जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दुनिया जहान में सार्फिन को मुहैया किया जाता है, लेकिन हमारे पास समहाउ क्यों ये राइट्स नहीं है? कंज्यूमर एसोसिएशंस भी काम कर रही हैं, बट स्टिल हमें लग रहा था वी आर टूथलेस, वी आर आर्मलेस, वी हैव नथिंग, कि हम फाइट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल क्यों? आप ये बात सही कह रही हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जो है थाने की कानून साजी मैंने करवाई, चारों सूबों में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने नाफिज करवाए, कंज्यूमर कोर्ट्स मैंने बनवाई लड़ झगड़ के, सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, केपीके फूड अथॉरिटी, और अभी हाल ही में जो है हलाल फूड अथॉरिटी, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से बनी। तो ये हम पेपर वर्क भी करते हैं, हम पूरा ये, इंश्योरेंस करते हैं, वैसे उसके बावजूद भी जो है कुछ नहीं कंज्यूमर क्योंकि अपने हुकूक ये से कंज्यूमर नाआशना कोर्ट्स है, कुछ कर रही हैं, कुछ कर रही हैं क्या? आपने कहा कि कहीं पर भी जाएं ये, लेकिन वो इफेक्टिव हैं आपकी नजर में? नहीं होते। मैं आपको बताऊं नहीं, यही तो बात है। कमिश्नर कराची क्योंकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं, सब कुछ कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर उनके मातहत हैं, असिस्टेंट कमिश्नर उनके मातहत हैं, उनसे पूछें कि कितने, सिर्फ दिखावे के अगर कोई महीने में चालान हुए, अच्छा वो चालान फिर गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, उससे सारिफ को क्या फायदा होता है? पहली बात ये।
मैंने उनसे कई दफ़ा कहा कि उससे जो है, जो आप फीस वसूल करते हैं, चालान वसूल करते हैं, आप उनके ऊपर जुर्माने वसूल करते हैं, तो उससे कोई कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर बना दीजिए, कोई कंज्यूमर अच्छा चलिए, वन लास्ट थिंग, बना आपने वो फूड अथॉरिटीज़ की बात की, तो इस वक्त अमलन जो एक इफेक्टिव आज तक हमने और जो इक्विप्ड फूड अथॉरिटी देखी है वो है पंजाब की। पंजाब ओनली। सिंध में तो आपने देखा था ना कि वो यूनिवर्सिटी के बेचारे इंटर्न्स रखे हुए थे, उन्होंने वो एक बीफ का केस हुआ था जो अभी तक उनके पास अपनी लेबोरेटरी नहीं है। तो फिर तो बनवाए तो सही से बनवाए ना, दैट इज व्हाट आई एम अच्छा देखिए, वो बनाना नहीं चाहते क्योंकि जिन्होंने जिस लेबोरेटरी से साजबाज की भी, यहाँ पे भी साजबाज है ना, जी। कि मैं लेबोरेटरी में एक सैंपल लेके जाऊंगा, मुझे इतने पैसे उससे देने हैं। और मैंने कई दफ़ा कहा कि भाई ये एक लेबोरेटरी क्यों, 4 लेबोरेटरियाँ यहाँ पे और फूड अथॉरिटी ले सकती है, आपने सिर्फ एक लेबोरेटरी को क्यों फोकस किया हुआ है। ये सब चीज़ें जो है आपको पता है, जब तक ये खाते ख़त्म नहीं होंगे, जब तक कि हमारे यहाँ ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, लेने देने का सिलसिला जो परवान चढ़ चुका है, तो ये हमारे जो कंज्यूमर्स, एक तो ये कि जब एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइटेड हो जाए। अगर हमने पहले भी कहा कि जनाब ये हमने, आपने देखा होगा कि हमने ये कहा था कि दूध की जो है वो उसका ख़रीदारी का बाइकाट करें, महंगे जो दूध होता है, उसके बाद कुछ दिन तक वो होता है उसका रद्देमल। लेकिन एक चीज़ है, मैं सिर्फ एक कॉमेंट करना चाहूँगा। देखें, जो आप बात कर रहे हैं, हम भी यहाँ से मुतालबा रख सकते हैं। एक मुतालबा ये नहीं है कि कमिश्नर साहब से हमारी कोई दुश्मनी है, लेकिन ये है कि अगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहा तो उसको ओहदे से हट जाना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। ये मुतालबा हम भी कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये अजारादारी है, ये गलत हो रहा है, या वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है, या किसी वजह से देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट जो कि आप कर सकते हैं, जो आपकी पावर्स में। ऑल्सो सर, मतलब अगर अवाम नहीं, ये बातें सारी तो हम भी कर रहे हैं ना। नहीं, वो तो आप कर रहे हैं। देखें, हमारे पास मजिस्ट्रेट पावर हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास भी नहीं। मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम आप भी अवेयरनेस दे रहे हैं। जी। अब जो मीडिया है वो कंज्यूमर को अवेयरनेस दे रहा है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हो। अगर यहाँ खरीदारी रोक देते हैं तमाम सार्फिन, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो ये तो दूध की नदियाँ रोड पे बहाएंगे। ये आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मसला ये कि उसमें भी लोगों में फिर ना यूनिटी नहीं आती है ना। हमने वो स्कूल वगैरह में लंपी वाला मामला याद है आपको? लंपी वाला मामला तो फिर उठा ना, फिर उसके बाद 50 तो लोग ये खौफ में आएंगे। अगर आपने कह दिया कि दूध में जो है ये जहर शामिल हो गया, तो ये खौफ में आके कि अपनी जान ना चली जाए, लेकिन तब वो बंद करेंगे। लेकिन खौफ कानून का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि आप पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ आपका राइट, और आपको अपना राइट लेना कैसे है, सही तरीके से, कानूनी तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से। बट बॉयकॉट सती हर चीज का बॉयकॉट कर देना तो मतलब ये होगा चीनी महंगी है, बॉयकॉट करेंगे हम, ये दूध है, बॉयकॉट। और लोग यूनिटी में निकलते भी नहीं है। 2 चीजें हैं ना, एक तो ये है कि कौम में यूनिटी नहीं है, दूसरा ये है कि जो चीज़ महंगी होती है हमें और ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है, तीसरा ये है कि खौफ जो है वो बीमारी का नहीं, डंडे का होना चाहिए, वो भी कानून के। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हमने देखा हर चीज़ महंगी होगी। अभी डेयरी प्रोडक्ट्स की क्या सूरत हाल है, कंज्यूमर राइट्स एसोसिएशन से भी हम बात कर रहे थे। जी, एक चीज़ अच्छी है, देखिए बात सुने, पानी एक ऐसी नेमत है जिसको आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, प्रिजर्व कर सकते हैं। और हम पानी के लिए हम बताते हैं कि नए डैम्स बनने चाहिए। अभी तक 2 ही बड़े डैम हैं, मंगला और तरबेला, बाकी छोटे छोटे हमारे पास मौजूद हैं। पानी की कमी की वजह से अब ये फैसला किया गया है कि जो सब्जियां उगाई जाएं उनमें भी पेट्रोल का इस्तेमाल हो, उससे सब्जियों की काश्त भी ज़्यादा होती है, वो सब्जियां बड़ी तासीर वाली होती हैं, और हो सकता है आगे उससे गाड़ियां भी आप चला सकें। मतलब ये कौन सा है कि मैंने जी एक गाजर की एक बाइट ली और उसके बाद में फ्लैश की स्पीड से अपने घर पहुंची, ऐसे तो रॉकेट बन के। इसी वजह से थोड़ी सी कीमतें भी बढ़ गई हैं ना। मुझे ये तो सत्य हमने हमेशा देखा कि कीमतें बढ़ जाती है। भाई क्यों बढ़ती हैं? सब्जी भी महंगी हो गई है। अब जो पेट्रोल से उगाई जा रही होगी, ये जो सब्जी बेच रहे होते हैं ना, ठीक है, वो अब पेट्रोल क्या गंदे पानी में उगाई जा रही होती है। आपको पता है कराची में जहाँ पे उगाई जा रही होती है वो नाले के पानी में, आपने भी जगह देखी, मैंने बहुत टेस्टी होती है, उन सब्जियों का टेस्ट ही अलग होता है। जी जी बिल्कुल, हल्की सी इसमें वैसी स्किन पे काई जमी होती है। अच्छा खैर सुने, अब सीन ये है, गए जी सब्जी फरोशों के पास कि भाई आपने सब्जियों की कीमत एकदम इतनी बढ़ा दी है। वो कहते जी हमारा तो कोई कसूर नहीं है, क्यों? हम तो लेकर आए सब्जी मंडी से वही महंगी बेच रहे हैं। नहीं, अब सब्जी मंडी गया तो देखा ऐसा तो कोई सीन ही नहीं है। ना, वो कहते हैं पीछे से महंगी आती है। मैं तो लिटरली यूँ घूम जाता हूँ, मैं यूँ देखता हूँ कि पीछे से कहाँ से महंगी आ रही है, कोई नहीं नजर आता। अच्छा, सब्जी मंडी में क्या सूरत है? झूठ ना बोले, आप पीछे से मुड़ा, आपने कट दिखाना था, आपने नए बालों की कटिंग कराई है, लेकिन पीछे कौन है भाई जिसकी वजह से ये आप सब्जियों की कीमत एकदम इतनी महंगी हो जाती है? अफजल परवेज गए हैं, वो कह रहे हैं छठी के मैं जाके ज़रा सब्जी मंडी भी देखता हूँ कि क्या सब्जी मंडी में वाकई सब्जी इतनी महंगी फरोख्त की जा रही है कि आगे ये जो ठेले वाले हैं, सब्जी वाले, इतनी महंगी सब्जी बेच रहे हैं।
जाना है भाई, मैंने सोच लिया मतिया कि 8-10 दिन का इंसान डिसाइड करे कि आपने कौन कौन सी सब्जियां लेनी है। आजकल माशाल्लाह रेफ्रिजरेटर्स ऐसे आ गए, उनके अंदर कंपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं कि आप आराम से सब्जी स्टोर कर सकते हैं। बंदा जाके सब्जी मंडी से ले आए। ये खाम खाम में गली मोहल्ले में इतना मुनाफा कमाते हैं यार। ये एक तो होती है मुनाफाखोरी, एक होती है नाजायज़ मुनाफाखोरी। तो हद करते हैं ये लोग। अच्छा, शहरी भी खुश नहीं है इस सारी सिचुएशन से, तो वो क्या उन्होंने रद्द-ए-अमल अपना दिया, आपको ज़रा दिखाता हूँ। हर चीज़ में इजाफा है ना, हर चीज़ महंगी हो गई, पेट्रोल महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। जो भी हुकूमत आती है अपने लिए, हमारे लिए तो नहीं। पीना भी है और बच्चों को पिलाना भी है। अब कितने का भी 10-20 रुपये बढ़ा रहे हैं। हर चीज़ महंगी है कि ये खाली दूध की नहीं थोड़ी। नया पाकिस्तान है वही अच्छा था। लुटेरे सब आ गए। पेट्रोल देखो कहाँ पहुँचा, 30 रुपये लीटर। इनको शर्म नहीं है, हया नहीं है। उनको तो फौरी तौर पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाई बहुत ज़्यादा है, मैं रिटायर बंदा हूँ, मेरा बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। हुकूमत को ख्याल करना चाहिए। जो इंसान अगर 1200 रुपये दिहाड़ी लेता है तो उसका खर्चा 1500 रुपया हो गया है, तो क्या कमाएगा और क्या खिलाएगा। अगर आपसे हुकूमत नहीं चल रही तो खुदारा इलेक्शन कराएं, यहाँ से जाएं, हमारी जान छोड़ें। वादे तो बहुत किए लेकिन वादा कोई भी नहीं पूरा। आटे का भी वादा किया, कपड़े बेच देंगे। भाई कहाँ कपड़े बेच दिए? कपड़े तो आपके किसी काम के नहीं है, किसी बकारी के काम भी नहीं आएंगे। वो चीनी हर चीज़ महंगी है, गरीब इतने बेचारे मजबूर हो गए हैं। हर चीज़ महंगी है और अब लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हो गए। लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी है, डेयरी प्रोडक्ट्स महंगे हैं, अशिया खुरनोश महंगी हैं। तो मुजफ्फरगढ़ में तो एक मजदूर ने क्या किया है कि उनके पास था जी साइकिल रिक्शा नहीं होता, उन्होंने अपने मोटरसाइकिल रिक्शे को किया फ़रोख्त। उन्होंने कहा जी मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता, पेट्रोलियम मसनूआत की जो है ना वो क्योंकि उनकी कीमतें बढ़ गई हैं तो वो हो गया महंगा, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि गधा गाड़ी ले लिया। क्या बात है, एक सी गधा गाड़ी ले लिया। ये मुझे ख्याल से हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस कर रहे थे, शायद उन्होंने सुन ना लिया हो। तो नवीद फरीद डोगर इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। फरियाद सॉरी। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ ही जो दिहाड़ीदार तबका है उसने ज़माने कदीम की याद को ताज़ा कर दिया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों ने जो उनका गुजर बसर के लिए रिक्शा रेड़ा था उसको फ़रोख्त कर दिया पेट्रोल की वजह से। और अब ये सूरत हाल है कि ये लोग जो है वो गधा रेडी को दोबारा से ले आए। इस वक्त भी मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है। पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई बालों पेड़ नहीं भरिंदा, रक्षा पेट्रोल पाऊँ तो घर की कैसे भेज दी, इस वजह से रक्षा भेज के खोता रेडी बनाया भाई। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके, आप देख सकते हैं कि पूरी फैमिली जो है इस वक्त इस रेड़े पर मौजूद है। हम बाकियों से भी बात करेंगे कि इस महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। अपना रश का रेड़ा बेच के ते अपना खोता रेड़ा लिया बेन पट्टे पा के अपने बच्चों का अट्टा पानी पूरा करना है। मेरे अब्बू ने रक्षा बेच कर गधा रेड़ी ले लिया। वजीर आजम प्लीज महंगाई कम करें। जी, महंगाई से पिसी हुई अवाम का ये मुतालबा है, ख़ास तौर पर इस छोटी बच्ची का ये मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब से कि प्लीज़ महंगाई कम कर दें ताकि इनकी मुश्किलात का अजाला हो सके, इनके घर का चूल्हा जल सके, क्योंकि महंगाई की वजह से जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जी चलें जी, तो अब अल्लाह करे कि वज़ीर आज़म साहब सुने। देखें, पर्सनल लेवल के मुतालबा नहीं किया, एक ऐसा मुतालबा बच्ची की जानिब से किया गया जो सबके लिए, सबके मुफाद में है। मुफाद आमा का मुतालबा है कि महंगाई कम करें, सबको इसका फ़ायदा पहुंचेगा। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे। चलें जी, अब हम तज़किरा करने जा रहे हैं एक ऐसी बीमारी का, एक ऐसी आदत का जो कि हमारे माशरे में सरायत करती जा रही है। कोई कहते हैं स्वैग है, कोई कहते हैं जिस स्टाइल है, कोई न जाने क्या कहते हैं। और ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया उससे मुतासर है। वो है जनाब सिगरेट नोशी, जो कि बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान में कहा यह जाता है कि तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा अफराद तंबाकू नोशी करते हैं। अच्छा, बहुत से इसके मीन्स हैं, इसमें सिगरेट है, गुटखा है, उसके साथ साथ नस्वार है और भी बीड़ी, न जाने क्या क्या। बिल्कुल जी, तो सिर्फ तंबाकू नोशी में सिर्फ सिगरेट नहीं आ जाती। जैसे भी सत्ती बता रहा है कि बाकी भी, जैसे हम जो तंबाकू जो गुटखा वाला, ये भी इसका शुमार भी इसी में ही होता है। और आज उनसे इंसदाद का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में हम समाओ देख रहे हैं, पाकिस्तान क्या दुनिया भर में जो सिगरेट्स बनाने वाले, जिनको उन्होंने जो अगर पहले सिगरेट को 10 बनाते थे ना, तो अब वो सिगरेट बना रहे हैं 200, क्योंकि सिगरेट की कंजम्पशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। मतलब क्या मर्द, क्या औरत, छोटे छोटे बच्चे भी आप उनको देखें तो उन्होंने भी सिगरेट पीना शुरू कर दी है। और एक सबसे बड़ी वजह तो ये होती है जी कि आपको लग रहा था कि आप सिगरेट पीने से आप बहुत माचो लगेंगे, ठीक है, तब सिगरेट, और उसके बाद फिर पीयर प्रेशर की वजह से भी लोग सिगरेट पीना शुरू करते थे, और उसके बाद ये आदत हो जाती है पक्की। और आपको पता है कि सिगरेट कितनी नुकसानदेह है आपकी सेहत के लिए। हमेशा ही सुनते आ रहे हैं कि तंबाकू नोशी आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू योर हेल्थ। कैसे, इस पे बात करेंगे। और एक और चीज़, बहुत से हमने अपनी फैमिली में लोग देखे हैं जो इस हवाले से बड़े स्मार्ट होते हैं कि अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं, वारदाती होते हैं,
वारदाती होते हैं कि वो स्मोकिंग कर रहे हो तो वो आपको इतना सा भी पता नहीं लगने देते। तो ऐसी क्या अलामात हैं जिनसे आपको पता चल सके या कुछ इस तरह की चीजें होती कि हैं आपका बच्चा सिगरेट पीता है, और अगर पीता है तो क्या करना चाहिए, कैसे रोक सकते हैं और क्या कर नुकसान अच्छा, और थोड़ा सा मैं एक स्टैट्स ज़रा दे दूं कि भाई चीन चूंकि दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिगरेट नोशी होती है। तकरीबन 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ अफराद वहाँ पर सिगरेट नोशी करते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है भारत, वहाँ पर 274 मिलियन यानी कि 27 करोड़ के आसपास लोग वो करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर इंडिया में तो ई सिगरेट्स की तरफ हैं। अच्छा, परसेंटेज के हवाले से बात करें तो सबसे ख़तरनाक परसेंटेज है रशिया की, जहाँ की आबादी का 60% मर्द हजरात जो हैं वो सिगरेट नोशी करते हैं। मतलब पिछले साल मुझे टर्की जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर खुली फिजा में भी आपको सिगरेट की इतनी स्मेल आती है, क्योंकि वहाँ पे क्या मर्द क्या औरत लोग मुसलसल सिगरेट पी रहे होते हैं और बहुत सिगरेट पी रहे होते हैं। इसके बड़े नुकसानात हैं। खैर, इसी वाले से बात करेंगे। कंसल्टेंट चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तंबाकू नोशी सेहत के लिए बुरी है। इवन के वो जो हम एक डब्बी खरीदते हैं सिगरेट की, उस डिब्बिया के ऊपर भी ऐसी खौफनाक शक्ल बनी होती है, उसमें बताया जा रहा था कि देखें जी ये फ्यूचर है। उसके बावजूद लोग इस लत से बाज ही नहीं आते। असल में ये एक बहुत पुराना बिहेवियरल इशू है। इसकी आदत नौजवानी में पड़ती है और लोग शौक़ में, यार दोस्ती में, चलो यार एक कश तुम भी लगा के देख लो, तो 1 से 2 फिर, और उसके बाद फिर ये चूँकि निकोटीन इसमें होता है जो कि हाईली एडिक्टिव है, आदत नशा एक तरह से, तो उसके बाद फिर वो अगर कोई ना भी ऑफ़र करे तो एक तरह से लाइफ लॉन्ग हैबिट बन जाती है। तो शुरुआत इसकी हमेशा यूथ से होती है, नौजवान में। और एक ज़माने में सिगरेट मेन चीज़ होती थी, और आपने जैसा कहा कि अब उसकी मुख्तलिफ़ और शक्लें आ गई हैं। तो इस वक्त जो यूथ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ है वो शीशा है। शीशा भी अब के थोड़ी सी पुरानी चीज़ हो गई है, वो वेपिंग और ई सिगरेट्स पे आ गए। ये हर दौर की मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, शक्लें हैं। सर, ये ई सिगरेट्स जो हैं, ये स्मोकलेस सिगरेट्स जैसे कहा जाते हैं, जैसे कि मैं हवाला भी दे रहा था कि इंडिया में 200 मिलियन जो हैं वो स्मोकलेस सिगरेट्स पे जाते हैं। उनके अंदर क्या निकोटीन, निकोटीन कम होता है क्या? देखिए, इसको इस तरह समझिए कि टोबैको इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी, पूरी दुनिया में भी। तो ये टैक्सेस को बढ़ने से रोकते हैं, टोबैको के ऊपर लगने वाली जितनी भी पाबंदियाँ होती हैं उसको रोकते हैं। ज़ाहिर है रेवेन्यू अच्छा खासा जनरेट करता है, तो जो भी ममालिक इनसे रेवेन्यू लेते हैं वो थोड़े से प्रेशर में आते हैं। इसी फ़िलासफ़ी के तहत ई सिगरेट्स और शीशा ये सब चीज़ें मार्केट में आई। उसकी बुनियाद ये होती है कि सिगरेट के पीने वाले को, तंबाकू के आदी को किसी तरह इससे निकलने ना दिया जाए। तो ई सिगरेट जब इंट्रोड्यूस हुई थी कुछ साल पहले, तो वो इस नारे के साथ इंट्रोड्यूस हुई थी कि ये सिगरेट छुड़ाने के लिए बेहतरीन हर्बा है। मसलन आप किसी जगह क्लोज जगह पे सिगरेट पीना मना है, क्योंकि वेस्ट में तो आप यू कांट, ठीक है ना, तो वहाँ पे आप ई सिगरेट्स पी लें, क्योंकि इसका स्मोक एमिट नहीं होता या उस हद तक नहीं होता, लेकिन इसमें निकोटीन होता है। और उसका बेस ये होती है, बुनियाद ये होती है कि आप सिगरेट से छुटे तो आप ई पे आ गए या वेपिंग पे आ गए, फिर आपने जाना वहीं पर है, या आपने गुटखा लेना है या आपने सिगरेट पीनी है दोबारा, और कहीं से निकलने नहीं चले जाते हैं। अच्छा, क्या यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो नौजवानों में जो हम बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट्स देख रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट की तरफ जा रहे हैं हमारी जो यूथ है बहुत जल्दी। सो क्या उसकी बड़ी वजह ये भी है कि जो सिगरेट और तंबाकू नोशी ने उनके दिल बहुत जो है वो वीक कर दिए हैं, उनके जो फेफड़े बहुत वीक कर दिए हैं? देखिए, तंबाकू में 4000 के करीब केमिकल्स होते हैं, उसमें से तकरीबन 50 के करीब कार्सिनोजन होते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, एक जनरल स्टेटिस्टिक्स हैं। और बात चल पड़ी है तो शीशा जो होता है, लोग कहते हैं बड़ा सेफ़ है, पानी के थ्रू आ रहा है वगैरह वगैरह। अगर आप 1 घंटा शीशा पीते हैं, और मैंने रेस्टोरेंट में देखा है जहाँ मुझे कहीं जाने का इत्तेफाक हुआ है कि वो एक दौर चलता है तो वो ख़त्म नहीं होता, ये 5 मिनट कोई शीशा नहीं पीता। तो अगर आप 1 घंटा शीशा पीते हैं तो 200 सिगरेट पीने के बराबर। 200 तो आप वो इनहेल कर रहे हैं, और उसमें 50 के करीब 45 के करीब कार्सिनोजेंस हैं, और आपको नहीं पता कि आपके अंदर जो है वो चीज़ क्या पल रही है। अनफॉर्चुनेटली जब कैंसर डिक्लेयर होता है तो इट इज़ टू लेट, या जब दिल की आर्टरीज जो हैं वो खुद सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरीज जब वो
90% ब्लॉक हो जाती हैं, और जब हार्ट अटैक होता है तो आपको एकदम से होश आता है कि आप कर क्या रहे थे, दैट्स टू लेट। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है कि अब जैसे मैं मिसाल ले रहा हूँ, पहले आपके इल्म में है कि ये 2013, 14, 15 में या 2006, 7, 8 में ये थाईलैंड वगैरह दूसरे कंट्रीज़ में, सिंगापुर या इधर उधर, वहाँ पर बाकायदा तौर पर कैंपेन्स चल रही थी। ये जो तस्वीर आ रही है पाकिस्तान में बहुत देर से आया। आपको ये भी याद होगा कि हमारे टीवी पे चलने वाले सबसे अच्छे इश्तिहार जो हुआ करते थे, सरकारी टीवी या कोई भी, वो होते ही सिगरेट। फिर ये जो अवेयरनेस अब जिस तरीके से पैदा हो रही है, बाकी सारी चीज़ें हो रही, उसके बावजूद इसका क्रेज़ कम नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। देयर हैज़ टू बी समथिंग एल्स जो कि है इसके साथ। ये एक सिर्फ एक फैक्टर से समझना इसको मुश्किल है। और मैंने कहा ना कि टोबैको इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, तो आप एक दरवाज़ा उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल कर देंगे या बंद ना भी कर सके तो वो दूसरे और दरवाजे खोल लेंगे। इसमें अगर मोटे मोटे फैक्टर्स को लिए जाए तो अवेलेबिलिटी, दस्तयाबी तंबाकू की जितनी आसान होगी उतना सिगरेट पीना आम होगा। बिल्कुल। इसीलिए मगरबी ममालिक में इंडोर स्मोकिंग पर पाबंदी है, अगरचे कि इसकी वजह एक ये है कि बराबर बैठने वाला उसको पैसिव स्मोकिंग ना करें। लेकिन उसकी एक वजह ये भी है कि आप 24 घंटे में से अगर आप पहले मिसाल के तौर पे 20 सिगरेट पीते थे और आप 8 घंटे 10 घंटे इंडोर रहते हैं, तो अब आप जैसे ना 10-12 पे आ जाएंगे या 8 पे आ जाएंगे, 6 पे। मुश्किल बनाना एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि इस पर टैक्सेस बढ़ा दें। इस साल हमारा मुतालबा यही है, पाकिस्तान चेस सोसाइटी का भी, पीमा का भी और दीगर तंजीमों का, कि जब तक हम इस पर टैक्स में इजाफा नहीं करेंगे एटलीस्ट टू 30%, तो उससे इसकी कंजम्पशन में कमी नहीं होगी। क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है और यूथ है उनके पास एक लिमिटेड रिसोर्स आपको तो पता है कितनी वो जुगाड़ वाली कौम है, वो किसी सस्ते ब्रांड पे आ जाएंगे। चलिए कि मुझे बताएं, भी आपने पैसिव स्मोकर्स का लिया, तो जो एक्टिव और पैसिव स्मोकर्स का बताएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि जी देखिए हम खवातीन जैसे घरों में नहीं सिगरेट पीती, लेकिन जब उनके हस्बैंड सिगरेट वगैरह पीते हैं, चले अपनी सेहत के लिए तो वो कर ही रहे हैं जो अपनी सेहत का बिगाड़ना था, लेकिन जो साथ बेचारी औरत या बच्चा बैठा हुआ है जो कि एक तरीके से पैसिव स्मोकर्स में आ गए, उनके लिए कितना बड़ा खतरा है? पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि दूसरा कोई सिगरेट पी रहा है और आप इनहेल कर रहे हैं। ये बिल्कुल साबित शुदा बात है और अब नहीं कई सालों से कि पैसिव स्मोकर सिगरेट के मुज़िर असरात, चाहे वो हार्ट के हों, चाहे वो कैंसर के हों या दीगर हों, उससे भी मुतासर होता है, अगरचे के डिग्री का फ़र्क होता है। यानी कि अगर सिगरेट पीने वाला 10 टाइम्स मोर प्रोन है तो पैसिव स्मोकर 4 टाइम्स होगा, समथिंग लाइक दैट। तो तमाम वो बीमारियां जो सिगरेट पीने वाले को हो सकती हैं वही पैसिव स्मोकर्स को हो सकती है। तो पीने वालों को ये सोचना चाहिए कि वो अपना तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, लेकिन घर में अपने बीवी बच्चों का, ऑफिस में दीगर लोगों का और दीगर जगहों पे, दोस्तों में जो बेचारा नहीं पी रहा उसको आई रिमेंबर कि आई यूज्ड टू लिव अब्रॉड, वहाँ पर ये है कि गाड़ी में जब हम सफ़र करते थे तो मेरे 4 दोस्त जो हैं दे यूज्ड टू स्मोक, और फिर ये होता था इतना उसके अंदर स्मोक होता था गाड़ी के अंदर कि वो कहते थे कि भाई इससे बेहतर है कि तुम स्मोकिंग शुरू कर दो, बिकॉज जाहिर है कि सारा पैसिवली तुम तो स्मोक कर रहे हो। पैसिव। अच्छा ये बताएं, आप पता कैसे चला सकते हैं कि कौन सिगरेट पीता है? अगर आपके बच्चे घर में या बच्ची घर में सिगरेट पी रही हो तो सबसे अच्छा तो ये है कि उनसे बात करें, क्योंकि आप अभी वाक़या कोट कर रही थी कि कोई पी रहा था और पता भी नहीं चलता था कि पी रहा है। असल में मुंह से स्मेल तो आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन ये जब आती है जब आपने फ़ौरन अभी चंद मिनटों पहले सिगरेट पिया हो। अगर आपने मुंह धोल के कुल्ली उल्ली कर ली तो शायद ना आए, या आप इतना हैवी स्मोक करते हो कि आप हर वक्त ही वो आती रहती हो। अगर ऐसा नहीं है, 2-4 सिगरेट दिन में पीता है और वो भी काफ़ी अर्से पहले, लेकिन आपको तो स्प्रेज आ गए, अब सिगरेट भी मुंह में स्प्रे के पता नहीं चलता, उंगलियां भी सूंघ सकते हैं। सबसे अच्छा तो ये है कि हम अपने बच्चों से, हम अपने यूथ से डायरेक्ट बात करें, उनसे कहें कि आप बताएं और उनको एतमाद में लें। और अगर वो क्या नहीं पीते और पीते हाँ नहीं देखिए ये तो आपको आपके उस पर डिपेंड करता है, आपकी तरीक़े पूछने पे, लेकिन ये है कि उनको एतमाद में लेके पूछना चाहिए और लेट देम स्पीक आउट। और अगर वो हैं तो उनको उसी उम्र से इसके नुकसानात बताए जाएं और उनको आमादा किया जाए कि वो फौरी छोड़ दें। क्योंकि देखिए जब ये एक मरतबा जब 10-15 सिगरेट पे 20 सिगरेट पे आ गया ना, उसके बाद उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन जो 1-2 सिगरेट पी रहा है उसको वहीं पे एकदम से स्टॉप कर देना आसान होता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब, अगर आपको पता चले कि आपके घर में कोई सिगरेट पीता है तो फौरन आप कोशिश करें कि आप उसको या तो वॉक करना भी जाना शुरू करें या उसको जिम में डालें, ताकि आप उसके स्टेमिना का आइडिया हो जाएगा। क्योंकि जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं वो ज़्यादा देर जिम नहीं कर सकते। एम डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल, ये बड़ा मशहूर किया जाता था एक ज़माने में, अब तो खैर ऐड बंद हो गया कि वो किड पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और जनाब वसीम भाई भी थे, वसीम डेफिनेटली स्टैमिना। वसीम भाई आप थकते नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। बहुत अच्छी बात है वसीम भाई।
थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेल इख्तिसाम मौजूद थे और आज क्योंकि तंबाकू नोशी ख़त्म कैसे की जाए उसका दिन भी मनाया जा रहा है, हमने भी कुछ बात की और अब आगे हम क्या करेंगे? अब हमारे पास जनाब एक अदद ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ख़बर है जो कि ये आपके सामने जो है वो इस वक्त मौजूद है कि जनाब चोलिस्तान में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है। बड़ी मुश्किलात हैं और ऐसे में वहाँ पर पाक फ़ौज ने सिविल इंतज़ामिया के हमरा चोलिस्तान के सहरा में इमदादी कैंप कायम कर दिए हैं। बिल्कुल जी, इसी वाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। लाइक रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी लाइक जी 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जहाँ पर के जो नसाइल हैं वो भी कम हो गए हैं, बाद जगहों पर ठीक हो चुके हैं। चोलिस्तान के सहरा में इलाकों में कैंप किए गए हैं। अहमद अल्लाह नवाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में कायम है रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं चोलिस्तान में पाक फौज की जानिब से और पाक फौज के दस्ते लोगों को पीने का पानी और ज़रूरी तिब्बी सामान फराहम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। लाइक रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद। ब्रेक ले लेते हैं जी जनाब 10:05 हो चुके हैं। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। शो है हमारा आपका जाना माना और पहचाना, बाखबर सवेरा, और मैं हूं आपके साथ। किसी तारुफ का मैं मोहताज नहीं हूं तो तारुफ में अपना करवाऊंगा नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं, चलें आज रहने देते हैं, इनका भी नहीं करवाते। इतने तो लोग आपको भी जानते ही होंगे। मतलब थोड़े बहुत आपके साथ आते तो लोग पूछते हैं, मैं तो कहीं भी जाऊँ लोग पहचानते नहीं। लोग कहते हैं ओ सती के साथ में नहीं एंकर, सती के साथ में नहीं एंकर। मैंने तो नाम ही लोगों को पता ही नहीं है, तो आप मेरा नाम नहीं लिया करें सती, शायद मैं मशहूर हो जाए इसी बहाने। वैसे भी आपकी ट्विटर पे दिन ब दिन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। लेकिन फॉलोइंग के साथ साथ अच्छा ट्विटर पे अगर गालियां पड़े तो वो अच्छी बात होती है बुरी होती है? देखिए हर किस्म की बदनाम ना होगे तो क्या नाम ना हो। एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। हाँ सो कोई बात नहीं। आपको पढ़नी है क्यों? आपने बस मैं जो ट्वीट्स करूं तो आप उनको रीट्वीट कर दिया करें ताकि आपको भी एहसास हो। वो तो मुझे वैसे ही पढ़ती रहती है। वो मुझे आपको रीट्वीट करने की जरूरत नहीं है लोगों के भरपूर प्यार हासिल करने के लिए। लेकिन खैर लोग मजाक भी करते हैं तो इट्स ओके। खैर जी दूसरे घंटे पे भी हमारे पास बहुत कुछ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो टॉप स्टोरीज पे नजर डाल लेते हैं। इमरान खान के फौरी इलेक्शन के मुतालबे पर हुकूमत का इनकार, डेडलाइन खत्म होने के करीब। साबिक वज़ीर आज़म का कहना है कि तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो हिकमत अमली दूसरी होगी। सुप्रीम कोर्ट हमारे पुरम मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दे। किस में कितना है दम? ऑस्ट्रिया में लकड़ियां काटने का दिलचस्प मुकाबला। लकड़हारों ने कुल्हाड़ी और आरी से शहतीर काटे। न्यूजीलैंड के शहरी ने टाइटल अपने नाम कर लिया। और रहीम यार खान में कुरानी आयात और इस्माइल मुबारक के फनपारों की नुमाइश। ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की तालिबात की फनपारे मुसव्विरा ने कुरानी आयात इस्माइल हसनी को इंतहाई खूबसूरती से तैयार किया। चलें जी अब थोड़ा सा सियासी मामलात पे बात कर लेते हैं। 6 दिन की इमरान खान साहब ने डेडलाइन दी थी और दिन था 25 मई। 25 मई को उन्होंने कहा था कि अगर 6 दिन में इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो फिर हम दोबारा से आएंगे। और उस वक्त से हमने सवाल उठाना शुरू किए थे कि क्या दोबारा से लोगों को मोबिलाइज़ करना इतना आसान होगा? क्या वो नंबर्स पूरे थे जब खान साहब गए थे? तो क्या वाक़ईतन 25-30 लाख लोग लेके गए थे? और दूसरा जो लोग वहाँ पर पहुँचे थे अगर वो उस वक्त धरना दे देते तो वो ज़्यादा कामयाब होता। तो बहुत से ऐसे सवालात थे जो उठे थे हमारे जहनों में। फिर हुकूमत की जानिब से चलें रुकावटें डाली गई थी, वो पंजाब की हद तक डाली गई थी। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हुआ, फिर अब इन्वेस्टिगेशंस भी हो रही हैं। पंजाब में जिस तरह से एक अनइम्प्रेसिव नंबर शो हुआ तो उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब को जिम्मेदारी दी गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें विद इन द पार्टी भी हो रही हैं। बिल्कुल। और साथ में क्योंकि जैसे भी आपने बात की कि जो डेडलाइन थी 6 दिन की वो ख़त्म होने के करीब है और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि अदालत उनके पुरअमन मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दे। और साथ में ये भी कहना था कि कानून पे अमल दरामी अदलिया की जिम्मेदारी है, अमल ना किया गया तो कौम माफ़ नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन और अदालत को पूरी कौम देख रही है कि वो क्या फ़ैसला लेने जा रही है। क्या कहना था इमरान खान साहब का, आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया जी रुकावटें दूर कर दो, सब छोड़ दो। हम रिलैक्स कर गए, हमने समझा कि अब रुकावटें ख़त्म हो जाएगी। 5-6 बजे मैंने ये फैसला किया कि अब मैं अगर वहाँ रात गुजार ली तो यहाँ खून होने लगा। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने पैगाम दिया पाकिस्तानी फौज को कि जी हमारे ऊपर छोड़ दें, हम इनको सीधा करेंगे। पुलिस के खिलाफ नफरत पहले बढ़ चुकी थी जो इन्होंने पुलिस से करवाया, घरों में जाके औरतों को। और मुझे देख के
उन्होंने और जोश में आना था। 100% मुझे श्योर था कि गोली चलनी। यहाँ भी लोग तैयार हो गए थे जो हमारी तरफ से, कईयों ने, मैंने देखा वो लोगों ने पिस्टल रखे हुए थे। मैंने इनको 6 दिन दिए हैं, कल खत्म हो कल खत्म हो रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट से एक रूलिंग चाहते हैं, क्या इस मुल्क में पुरअमन एहतजाज की इजाजत है या नहीं है। अगर इस वक्त इदारे अपना काम नहीं करेंगे, सारी पब्लिक के सामने वो बेनकाब हो रहे हैं और वो नंगे हो रहे हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये असल में सुप्रीम कोर्ट की अब ट्रायल होगी। ये है पहला स्टेप। उसके बाद हम क्या करते हैं, बहुत और चीजें, पहिया जाम स्ट्राइक है। अच्छा, खान साहब की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक्सटेम्पोर बोलते हैं और जाहिर है कि उन्हें बड़े अच्छे पाए के मुकर्रर हैं और मतलब इतना ना उन्हें प्रॉम्प्टर की ज़रूरत पड़ती है ना किसी और चीज़ की, लेकिन बाज़ औक़ात ज़्यादा कुछ ऐसी बात कर जाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमारे वर्कर्स के पास भी पिस्टल थे, तो यानी कि अगर पुरअमन मार्च था तो उसके अंदर पिस्टल की क्या ज़रूरत साथ हो सकती है। और अगर जाहिर है कि उन्होंने अच्छे लीडर की निशानी यही होती है कि वो भांप लेता है कि आगे क्या होने वाला है। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब का उन्होंने मुबैना पैगाम के हवाले से कहा कि उन्होंने पैगाम दे दिया था कि हम निमट लेंगे, तो खून खराबे का खदशा था, वो दूर किया। दूसरा, और भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि भाई वो तो क्या नाम है उसका, सूबे की यानी कि गिलगित की इधर उधर की मतलब पूरी फोर्स जो है वो इस्तेमाल। देखिए, जब ये मार्च जब शुरू हुआ था तो अपने साथ वो बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे थे, जैसे हमारे रिपोर्टर भी बता रहे थे कि अपने साथ कटर्स वगैरह है कि अगर रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी होंगी तो उनसे नमरदासमा कैसे होना, इसकी भी तैयारी की गई थी। और अब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो हैं महमूद खान साहब, वो कहते हैं कि जी अगर खान साहब ने मार्च की कॉल दी तो सूबे की पूरी फोर्स लेके वो आएंगे। क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। सब दोबारा कॉल देंगे, जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो इस्तेमाल करूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट नाअहल हुकूमत ने किया है, इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इनके खिलाफ केस फाइल करूंगा। अच्छा, एक जानिब बातें हो रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट तहफ़्फ़ुज़ दे। अब वो तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से देगी? पुरअमन मार्च होगा तो ज़ाहिर है कि वो जमहूरी हक है, वो हुकूमत को भी उसमें रुकावटें नहीं डालनी चाहिए। लेकिन अब ये जो महमूद खान साहब दूसरे एंड पे ये कह रहे हैं कि बदला लेंगे, तो ये एक बड़ा संगीन बयान है, क्योंकि मतलब वफाक ने तो ऑलरेडी कहा है कि वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो वफाक के खिलाफ और वफाक के सामने आके खड़ी हो गई है। वफाक से तो आप नहीं लड़ सकते उस तरीके से। अगर मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी फोर्स यूज करेगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा, और ये बड़ा एक गलत एक मैसेज इससे जाएगा। और फिर जिस तरीके से अभी खैबर पख्तूनख्वा में खान साहब का क़याम है पेशावर में, उस हवाले से भी काफ़ी लोग रिमोर्स उड़ा रहे हैं कि जी उन्होंने वहाँ पर कैंप लगाया हुआ है और वहाँ से तैयारी करके आएंगे। बहरहाल, अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि अब ये चाहते हैं कि सियासी जमातें अपने मुसल्ला विंग्स बनाएं और एहतजाज से पहले जो पुलिस से निपटे। वाक़तन ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये रवैया ठीक नहीं है। तो क्या सूरत हाल है? हमारे पास अलग सुबह तज्जिए के लिए, तबसरे के लिए मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार चौधरी हुसैन साहब। सर, बहुत शुक्रिया हमारी सुबह को मज़ेदार बनाने के लिए, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ये जो बातें 6 दिन की डेडलाइन पूरी होने को है, पहला और सिंपल सा सवाल, क्या खान साहब आएंगे? आपको लग रहा है ऐसा? ये तो फैसला तो उन्होंने आज या कल तक कर लेना है। असद उमर के बकौल कल तक वो कोई ना कोई अपने अगले लड़ाई अमल का ऐलान कर देंगे, इमरान खान और पीटीआई। उन्होंने लाजमी आना है, गुड। और उनका बिल्कुल पक्का, और वो ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, पेशावर में गया था तो वहाँ मेरी जो बातचीत हुई, जो मैं उनका तर्ज अमल देखा है, और एक एमएनए ने मेरे सामने कहा है कि ये खान साहब नहीं चाहते थे कि फौज और रेंजर से तसादम हो, क्योंकि हुकूमत ने तो बिल आखिर हथियार फेंक दिए थे, जितने 35,000 शेल फेंक के पुलिस और ये भाग गए थे और लोगों को उनका काबू नहीं कर सके। आपने नोट किया होगा, पहले रेड जोन फिर सारा इस्लामाबाद फौज के हवाले कर दिया था। तो हम नहीं चाहते थे कि फौज से तसादम हो, इसलिए वे ड्रा कर गए। अच्छा, और सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लिसिट ऑर्डर, वाज़ेह अहकाम दिए थे कि रुकावटें ख़त्म करो, गिरफ्तारियां बंद करो, गिरफ्तार लोगों को छोड़ दो और इनको एक जगह दे दो जहां ये आके जलसा और एहतजाज करें। अच्छा, लेकिन खान साहब एक चीज़ है, खान साहब कह रहा हूँ, सॉरी, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खान साहब का ये एक मौक़िफ़ है, उन्होंने जो अभी इंटरव्यू में मुई साहब को दिया कि भाई उन्होंने तो फ़ौज को पैगाम दे दिया था राना सनाउल्लाह ने कि भाई आप हम पे छोड़ दें, हम इनसे निमट लेंगे, फिर हमें खून खराबे का खदशा था इसलिए हम वापस गए।
उन्होंने तो ऐसा नहीं किया कि कहा कि उन्होंने हथियार फेंक दिए थे? नहीं, बाद में हैंड ओवर कर दिया था इस्लामाबाद। वो तो हसास इंस्टॉलेशन आपको पता है वो तो? नहीं, पहले किया था सिर्फ रेड जोन। अच्छा। फिर रात जो गुजरी है तो फिर एक दूसरी नोटिफिकेशन हुई कि इस्लामाबाद फौज के हाल। अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल है सही। और ये इस वजह से खान साहब ने तसादम को अवॉइड किया। अब वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो हम अहकामात लेके आए ताकि कोई रुकावट ना करे। सही, ठीक है। एक तरफ तो वो उन्होंने कहा है कि वो तसादुम से बचने की वजह से उन्होंने फिर कॉल दी कि वो वापस चले गए। फिर दूसरी जानिब क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके इस पुरन मार्च को तहफ़्फ़ुज़ दे, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल है क्योंकि पूरी कौम उनको देख रही है। तो इससे उनकी क्या मुराद थी? जाहिर है उस वक्त जो ऑर्डर्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट में उस पर अमल नहीं हुआ ना। ये बात सही, ठीक है। तो इस बार हो जाएगा जी? इस बार क्या होगा सर? इस बार आपको लगता है कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं होगा देगी तो वो पकड़ के अंदर कर देंगे उन लोगों को, ले आओ पकड़ के फलां फलां को। ये क्या बात है? सही, तो रूल ऑफ लॉ लेकर रखना है कि नहीं रखना? बिल्कुल जी। और वो जो आपने केपी के वजीर आला का बयान है ना, लोगों में बहुत ज्यादा इख्तियाल पाया जाता है, इसलिए उसने कहा कि हम बदला लेंगे और हम मसला। लेकिन खतरनाक बयान है सर वो। सर आपको नहीं लगता इससे खाना जंगी हो सकती है कि अगर लोग ये मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, आपने अच्छा है आपने पॉइंट आउट किया। आपने जो कराची में किया है डायरेक्ट फायरिंग नहीं कराई लोगों पर। कब की बात कर रहे हैं सर? कब की बात कर रहे हैं? 25 की रात को। अच्छा। हाँ, ये इनके जो लोग हजारों की तादाद में, एक खातून बच्चे को, छोटे बच्चे को, 1 महीने के बच्चे को भी लेके बैठी हुई है। बिल्कुल। तो ये कौन सा तमाशा है भाई? जमहूरियत के नाम पर आप लोगों को इस तरह तशद्दुद और तसादम के जरिए मौत के मुंह में धकेलेंगे। बिल्कुल सर, बड़ी बात है सर। उस दिन देखें 5 जिंदगियां गई, 5 कीमती जाने गई, तो जाहिर है कि वो भी एक तहरीक इंसाफ के जो शोहदा हैं उनका भी एक कर्ज होगा अपनी जो क़यादत है उस पर, तो उसको जाहिर है अज़ाला तो करना होगा। और वो आप आवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। मैंने पहले भी बार बार ये बात की है, ये इसका एक ही हल है। अब वो चूंकि उनको गवर्नमेंट मिल गई है, वो कहते हैं जी मौज मेला करते हैं, अपने तमाम केसेस खत्म, तमाम सजाएं खत्म, और जिधर जिधर से लूट मार रुकी थी वहाँ से शुरू कर दे। अच्छा सर, एक और चीज़, गोइंग आपको क्या लगता है कि अब क्या हालात होंगे? क्योंकि आपने ये कह दिया है और आपको ये लग रहा है जैसे भी आप पेशावर भी गए थे और आपने देखा था कि खान साहब वाज क्वाइट कॉन्फिडेंस अबाउट इट और वो दोबारा आएंगे, और असद उमर साहब ने भी बताया था आज या कल इंशाल्लाह वो अनाउंस भी कर देंगे। सो फिर आपको क्या आज एक आध दिन में अनाउंस कर देंगे, तो आपको क्या लग रही है सिचुएशन अब कहाँ जा रही है? ये तसादम की तरफ जा रही है। सो तो तसादुम को रोका जा सकता है, इससे निकला जा सकता है, हुकूमत कुछ कर सकती है? नहीं, हुकूमत वो इलेक्शन की डेट देनी, डिसॉल्व हुए बगैर, उसके बगैर नहीं हो सकता। अच्छा, और सर एक चीज़ ये है कि आपको लगता है कि जितने बंदे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द नंबर्स, लेकिन जितने लोग उस वक्त आए थे, आपको लगता है कि अभी निकलेंगे तो जितनी उन्होंने मुश्किलें मुसीबतें सही थी उसके बाद दोबारा उतने लोग भी आएंगे? इस दफा जब अगर उनको पुरअमन एहतजाज की अलाउ कर देती है और उसको इंश्योर करती है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद तो बंदों का तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 4 सदा में वो कन्वेंशन करने गए वर्कर्स, और वहाँ जो एक जलसा था आप देख लिया। वो बात जो है ना वो माननी पड़ेगी कि अब वो जितना पाकिस्तानी कौम का हिस्सा इमरान खान के साथ खड़ा हो गया है ना, उसको कोई तोड़ नहीं उसका किसी के पास। बिल्कुल। अब वो किस तरह उससे फायदा उठा के इलेक्शन के जरिए इंतखाब जीत के पाकिस्तान में हुकूमत बनाते हैं और 1-2 सूबों में, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। ऑल्सो डॉक्टर साहब, एक तरफ हम पुरअमन एहतजाज की बात करें, पुरअमन मार्च की बात करें, दूसरी जानिब हम खाना जंगी की बात भी करें, हम तसादुम की बात भी करें, तो बड़ा तजाद है। हम बदले की बात करें तो फिर तो पुरअमन जो मार्च है वो तो पुरअमन नहीं रहेगा। नहीं, वो कहते हैं अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी और हमें पुरअमन एक जगह दे दी कि यहाँ जाके आप बैठ जाएं, हाँ, तो फिर हम अपना वो करेंगे और बंदे रुकावट नहीं डाली जाएगी ना फिर कराची से लेके। लेकिन वो तो सूरत में अगर मगर की कैफियत तो अलग है ना, वो तो कह रहे हैं हम बदला लेंगे ना 1 हफ्ते में। वो तो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, बदला उस चीज का लिया जाता है, बदला ले लेंगे जो पहले तशद्दुद हुआ है। हाँ, तो लेंगे बदला उसका। आपको पता नहीं है उमर अयूब के साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ सर, के साथ क्या हुआ, हमाद अजहर के साथ क्या हुआ, यास्मीन राशिद के साथ क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ। तो यानी कि बदला लेंगे उसका, ठीक है? नहीं, बदला क्या लेना, वो बातें ही होती है अपने लोगों को जरा
अच्छा क्लासीफाई करने का। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन ये हम समझ सकते हैं, चौधरी साहब समझ सकते हैं, लेकिन अगर एक सूबे का वज़ीर आला अवाम के सामने ये कह रहे हैं कि जी हम बदला लेंगे, तो ज़ाहिर है कि दे कैन टेक इट सीरियसली। वो किस तरह से डिसाइफर करते हैं, अपने जहन में क्या सोचते हैं, क्योंकि कोई आम शख्स नहीं है। जब सूबे का वज़ीर आला ये बात करेगा कि हम बदला लेंगे, तो फिर उसको देखना है कि वो किस नौयत का स्टेटमेंट है और फिर आगे क्या कुछ होगा। खैर जी, हमने देखा है कि जब से नई हुकूमत आई है, महंगाई का एक नया तूफ़ान है, उसने आके हिट किया है पाकिस्तान को। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें दुनिया जहान में बढ़ रही थी, लेकिन हमने यहाँ पे पहले सब्सिडी भी दी और एक साथ जब हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी बढ़ाई हैं, तो उसके बाद हमने देखा कि अशे खुरनोश, डेयरी प्रोडक्ट्स, चाहे मीट हो, पोल्ट्री हो, सब चीज़ों की प्राइस जो वो एकदम से बढ़ी है। तो क्या सिचुएशन रहेगी ऐसी हुकूमत की जिसने आते साथ ही आवाम पे महंगाई का बम गिराया है? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ तो मौजूद हैं शेख रशीद साहब, उनसे ज़रा इस हवाले से तज्जिया ले लेते हैं कि उनको क्या लगता है। शेख साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। शेख साहब, 1.5 महीना हो गया नई हुकूमत को आए हुए, और जब से हुकूमत आई है समहाउ टाइम भी उनके लिए बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट नहीं था, मुश्किलें वैसे बहुत बड़ी थी, ऑलरेडी वो आए, फिर उनको सख्त डिसीजन भी लेने पड़ गए और महंगाई बढ़ गई। तो आपको लगता है कि ये सिलसिला जो महंगाई का दिन ब दिन बढ़ता चला जा रही है, थम जाएगा? देखें, सभी मान रहे हैं, जिन्होंने मनवाना है, जो बैठने हैं, अदलिया इंशाअल्लाह और पाकिस्तान के जिम्मेदार अदारे और सियासतदान सब मिलके एक अच्छा हल तलाश करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। ये श्रीलंका नहीं है कि 2 करोड़ लोगों की आबादी है, ये 22 करोड़ लोगों की आबादी है। सब जगह गौर और गौस हो रहा है, सब जगह बातचीत हो रही है। उम्मीद है 15-20 दिन में नतीजा निकल आएगा। अच्छा सर, बात यह है कि 6 दिन की डेडलाइन भी ख़त्म हो रही है। इमरान खान साहब के मुतालबा है असम्बलियाँ तहलील करने का, नए इलेक्शंस का, लेकिन ये तासुर दिया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत अभी नहीं बल्कि अगले बरस अगस्त तक रहेगी। आपको लगता है कुछ यकीन दहानियाँ उन्होंने हासिल की हैं इससे मुतालिक? किसी को कोई यकीन दहानी नहीं है, सब अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। अदारे पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान की वफादारी के साथ हैं, सालमियत के साथ हैं, और अदलिया भी पाकिस्तान की सालमियत और वफा के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो वक्त से पहले इलेक्शन होंगे और मुनसिफाना इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ जाएगा। अच्छा अभिषेक साहब, जो सबसे बड़ा मुश्किल टास्क है मौजूदा हुकूमत के पास, वो ये कि उन्होंने बजट पेश करना है। 10 जून को बजट भी पेश करने जा रहे हैं। सो आपको इस हवाले से उनकी कोई तैयारी नज़र आ रही है? आपको लगता है कि वो बेहतर अंदाज में बजट पेश कर पाएंगे? देखें, बजट ये पेश करते हैं, कोई और पेश करता है, सो ये सारी बातें ज़ेरे गौर हैं। और एक वोट की अक्सरियत है और 3 ही बंदे थे। एक ने अपने बेटे को वजीर खारजा बना लिया, दूसरे ने अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर बना लिया, तीसरे ने वजीर मवासलात बना लिया, चौथा किसी का बेटा ही नहीं है। सो 3 ही बेटे थे और 3 ही बंदे थे, तीनों ने हिस्सा बांट लिया। और अब इस मुल्क में क्या होने जा रहा है आप बेहतर नजर रख रहे हैं, काफी मेहनत करते हैं, मैं आपको खराज इज्जत पेश करता हूँ। लेकिन एक बात ज़हन में याद रखिए कि पाकिस्तान जो है वो इंशाअल्लाह कायम रहने के लिए दुनिया वजूद में आया है और ये आगे बढ़ेगा और अच्छे फैसले होंगे और अच्छे फैसलों के दिन करीब हैं। तो शेख साहब, आपको क्या लगता है ये जो मौजूदा अपोजिशन का इत्तेहाद है ये इलेक्शन की तारीख लेने में कामयाब हो सकेगा? अगर इनसे ना दिया गया तो बजट देना तो कोई इतना बड़ा कमाल नहीं ना, कोई और भी दे सकता है। और सबसे बड़ी बात है इलेक्शन की डेट जिस पे इमरान खान स्टैंड कर रहा है और वो सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम होगा और सारे लोग इस पे जो है वो नज़र लगाए हुए हैं। सही, ठीक है। तो तमाम तर लोगों की जो नज़रें हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैं। बहुत शुक्रिया जी। शेख रशीद साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और बात कर रहे थे कि अभी जो बहुत बड़ा टास्क है वो मौजूदा हुकूमत के लिए वो बजट। उन्होंने कहा कि बजट ये हुकूमत पेश करती है या कोई और हुकूमत पेश करती है, यानी कि 10 दिन में यू थिंक कि कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसा आज पता नहीं। अब कहते हैं कि निगरान हुकूमत नहीं पेश कर सकती, तो फिर बाकी कौन कर सकता है? अब एक और पहलू भी है जिसके ऊपर हमने बात नहीं की, बल्कि चौधरी गुलाम हुसैन साहब से हमें बात करनी चाहिए थी। वो पहलू ये है कि भाई तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये चीज़ें भी, रूमर्स भी यानी कि सर्कुलेट कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ लोग जो कि नर्म गोशा रखते हैं तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो उनकी जानिब से भी ये पोल्स बाकायदा करवाए जा रहे हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को
असेंबली में वापस आ जाना चाहिए, अपने इस्तीफे वापस लेके, क्योंकि मौजूदा जो हालात हैं उनके पेश नज़र तो ये पोल्स करवाए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आइडिया हो जाता है कि ये लाइन कहाँ से आ रही है, तो ये भी मुमकिन है कि वो असेंबली में वापस बैठने की कोशिश करें। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से उससे सियासी बहरान जो है वो कितना कम होगा। मेरे ख्याल से एक बड़ी अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि एक यहाँ पे लॉ भी पास होना चाहिए और यहाँ पे तमाम पार्टीज़ को भी पता होना चाहिए कि देखें भी ठीक है आपस में सियासी इख्तलाफात, सियासी स्टेटमेंट्स एक तरफ, लेकिन मुल्क की मईशत और इकोनॉमी को लेके किसी भी किस्म का जो है ना वो आपस में नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। क्या कि वो चेयरमैन नैब की तैनाती, हुकूमत और अपोजिशन, अब हुकूमत कौन है ये सारा इत्तेहाद और अपोजिशन कौन है राजा रियाज, तो उसके अंदर तो कंसेंसस होगा ही। ये एक परेशानी वाली बात है कि उसके अंदर आपने देखा नहीं क्योंकि उसके अंदर बशीर मेमन साहब का नाम भी आ रहा था, जस्टिस मकबूल बाखिर का नाम भी आ रहा था, तो ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत क्या कोशिश कर रही है कि अब जिन लोगों के इस्तीफे दिए थे ना उसमें 3-4 के, जैसे फवाद चौधरी साहब समेत 2-3 के बुला के उनको इस्तीफा उनका ले लिया जाए, इमरान खान साहब को कि हाँ जी हम कबूल करते हैं। तो बड़ी ओवरऑल बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, बड़ी सियासतें हो रही हैं मदिया नकवी। बिल्कुल जी, इस बात तो सही कह रहे हैं, सियासतें बड़ी हो रही हैं। अच्छा ज़रा शहर के हालात पे भी नज़र डाल लेते हैं, सियासत पे तो हमने नज़र डाली। देखिए जी, बड़ी मुश्किल से अल्लाह करके कराची में ना अच्छे पार्क्स की बड़ी कमी है। तो जब पिछली हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उन्होंने कुछ अच्छे काम ये किए थे कि अच्छे पार्क्स बना दिए थे। अच्छा, उन पार्क्स में अब जो हुकूमत आई है और स्पेशली अगर प्रोविंशियल हुकूमत की हम बात करें तो वो उन पार्क्स को ना कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करा रही, पानी भी नहीं दिया जा रहा इन पार्क्स को, अमला भी फराहम नहीं किया जा रहा, लेकिन फोकस था मतलब क्योंकि आपको पता है कि पार्क्स के कल्चर को फ़रोग देना चाहिए, तो कुछ खातिर खा किया नहीं जा रहा इकदाम इन पार्क्स को बचाने के लिए जो कि पिछली हुकूमत बना के गई है। फैज़ खुदारा इन पार्क्स को रहने दें, कराची कंक्रीट का जंगल है, यहाँ पर चरिंद परिंद नज़र ही नहीं आते, ग्रीनरी नज़र ही नहीं आती। तो जो इक्का दुक्का पार्क्स हैं जहाँ पर रेत ही रेत नजर आती है वहाँ पर ग्रीनरी होनी चाहिए, रहने दें उनको, ना करें उन पे कब्जा, खुदा का खौफ करें। से निकल के जब घरों से बाहर निकल के गर्मी इतनी है आप बाहर निकलें तो पार्क्स में तो इनको थोड़ा बहुत सुकून मिले, इनको हरियाली नज़र आ जाए, इनको कुछ दरख्त नज़र आ जाए, इनकी छाँव में वो थोड़ी देर के लिए बैठ ही सकें, कुछ ज़रूर करें लोगों के लिए। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी आपकी अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि 5 मखसूस नशिस्तों पर नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी ना करने पर लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तों पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवा दिया है। आबिद खान मजीद बताएंगे। जी जी बिल्कुल जी, आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 मखसूस नशिस्तों पर जो है वो इलेक्शन न करवाने के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत की और अदालत ने जो है आज इलेक्शन कमीशन ने अपना जवाब जमा करवाया। इलेक्शन कमीशन के वकील का ये कहना था कि इस हवाले से जो है वो दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों को और उनको सुनकर ही इस मामले पर फैसला करेंगे। जबकि इसके अलावा जो सियासी जमातें हैं उन्होंने भी दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, लिहाजा इस मामले को जो है वो सुनने के लिए और इसका फैसला करने के लिए मोहलत दी जाए। इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना था कि पार्टियां जो हैं वो इस कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक उनकी दरख्वास्तों पर फैसला किया जाएगा। जबकि जो सफियान खान के वकील थे उनका ये कहना था कि इलेक्शन कमीशन जानबूझकर मामले को तूल देने की कोशिश कर रहा है, मखसूस लोगों को फायदा देना चाहता है, जिसकी वजह से जो है इस किस्म के टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अदालत ने जो है वो इलेक्शन कमीशन की मोहलत देने की जो इस्तराहत उसे मंजूर कर लिया और चूंकि 2 जून को अब इस हवाले से पार्टियों की दरख्वास्तों की समाअत इलेक्शन कमीशन में होगी, लिहाजा अदालत ने यह सजा मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजारों का ये कहना था कि जब 25 बंदे डी सीट हुए तो उसमें 5 मखसूस नशिस्तों के अरकान भी शामिल थे। अब जो है वो इलेक्शन कमीशन को बार बार दरख्वास्तें दी जा रही हैं कि वो इन 5 मखसूस नशिस्तों पर इंतखाब कराए और उनको नोटिफाई करे, मगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर रहा। लिहाजा अदालत अहकाम जारी करे कि इन 5 मखसूस नशिस्तों पर जो है वो नोटिफिकेशन जारी करके 5 लोगों को इलेक्शन करवाया जाए। आज जो है वो चलें जी, बहुत शुक्रिया आबिद खान, आपने हमें तफसीलात दी। तफसीली तौर पर आबिद खान ने सूरत हाल से आगाह किया कि किस तरीके से दरख्वास्त दी गई है, वो जो 5 अरकान का मामला है उस पर। जी अच्छा, अभी आपको एक और ख़बर देते चलें। कराची में आप देख रहे हैं ना कि जिस तरह से स्ट्रीट क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, तो उसके सदेबाब के लिए, इसको रोकने के लिए कराची पुलिस ने एक बड़ी अच्छी काविश की। वो ये कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्ट्रीट क्राइम फोर्स की मोटरसाइकिलों में ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। ये ट्रैकिंग सिस्टम नस्ब कर दिया गया है जिससे दौरान ड्यूटी एहलकारों की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। ये बड़ा अच्छा है, लेकिन किस तरीके से किया जाएगा, कामिल आरिफ हमें मजीद बता रहे हैं जो कि इस वक्त मॉनिटरिंग रूम में मौजूद है।
जी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो है ये आप कंट्रोल रूम देख रहे हैं। ये कंट्रोल रूम वो है जहाँ पर आपको तमाम थानों में लगे हुए कैमरे नज़र आएंगे, लेकिन इसके साथ एक नई चीज़ जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में शुरू हुई है स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए। वो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए क्या है, स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाई गई है और ये उसका मैप है। यहाँ पर ये जो आपको रेड निशान नज़र आ रहे हैं, ये तमाम स्ट्रीट की जो फोर्स है जो स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए बनाई गई। इनकी मोटरसाइकिल्स हैं जो आपको पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में नज़र आएंगी। 85 के लगभग मोटरसाइकिल्स हैं जो कोई तैयार की गई हैं। SSP सेंट्रल हमारे साथ हैं। सो ये बताइए किस तरह से आप मॉनिटर कर रहे हैं स्ट्रीट क्राइम फोर्स को? जी बिल्कुल, हमने एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स डेवलप की जिसमें हमारे 85 मोटर बाइक थे और उनमें से हम 35 में अब तक ट्रैकर हम लगवा चुके हैं। तो ट्रैकर में उससे फ़ायदा ये होता है कि हम इनकी सुपरविजन बेहतर बना सकते हैं कि ये अपनी बीट के अंदर ड्यूटी करें। जो क्राइम हॉटस्पॉट्स इनको दिए गए हैं वहाँ पे ये कितना एक्टिवली ड्यूटी कर रहे हैं और फिर इनकी हमारी डेली की रिपोर्ट भी हम जनरेट करते हैं कि पूरे दिन में इसने कितनी गश्त की है और किन किन जगहों पे खड़ा हुआ है। जब बाइक कहीं पे जाके स्टेशनरी होती है तो वहाँ पे लाल स्पॉट आ जाता है और जहाँ पे अगर मूविंग है, जैसे ये ग्रीन है तो ये समझो ये मूविंग है, ये इसकी अभी करंट मूवमेंट आ रही है। तो अगर कहीं पे हमारा यहाँ पे ऑपरेटर भी मौजूद होता है, अगर कहीं पे कुछ ज़्यादा टाइम के लिए ये रेड स्पॉट आता है तो हम उसको कॉल करके चेक भी करते हैं। फिर उसके अलावा अगर कहीं वारदात हो जाए या हमारी ये जहांगीर प्लेस का सेट पीछे ही लगा हुआ है तो हम फ़ौरन से इनको डायरेक्ट भी कॉल करके बता देते हैं। अच्छा, ये जो है स्ट्रीट क्राइम फोर्स है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की और ये अभी एक्सपेंड किया जा रहा है। कराची में अभी ये मॉडल जो है वो नया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये इसकी शुरुआत हुई है। इस मॉडल के बाद जो है अगर ये कामयाब रहेगा तो इसको पूरे कराची में जो है बढ़ाया जाएगा। चलें जी, ज़बरदस्त है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता हो कि कहाँ पर आपके ऑफिसर्स मौजूद हैं और जैसे ही कोई क्राइम हो रहा है फ़ौरन ही उनको डायरेक्ट कर सकेंगे भाई आपके साथ ही, और उन्हीं को बोला जाए जो कि वहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हो। तो स्विफ्टली वो इन चीज़ों को देख भी सकते हैं और किसी के पास बहाना भी नहीं होगा कि मैं तो इस इलाके में हूँ ही नहीं, मैं तो फलानी जगह हूँ, बल्कि उनका भी पता चल सकेगा कि बहुत सारी वारदातों के दौरान वो भी कहाँ पर मौजूद हैं। खैर जी, आपको पता है जैसे कि सिंध में इस वक्त मैट्रिक इम्तिहानात हो रहे हैं और पहले तो हमने देखा कि कितनी मुश्किलात थी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को, वैसे जब उनके इम्तिहान के जो पर्चे जब वो आउट हो जाते हैं और नकल भी होती है। साथ में अभी मसला ये है कि जो सेंटर्स जो कायम किए गए हैं उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि सुपरिटेंडेंट की गफलत की वजह से सैकड़ों तालिबात ज़मीन पर बैठकर इम्तिहान देने पर मजबूर हैं। मलीर का इलाका जी, मुराद मेमन, इसके गवर्नमेंट स्कूल में तालिबात के बैठने की गुंजाइश 450 से 500 है और मैट्रिक बोर्ड ने 800 से ज़्यादा तालिबात का सेंटर उस स्कूल को बना दिया है। देखिए जी, और आप ये देखें आमने सामने अगर इस तरह से पर्चे लिए जा रहे हैं तो क्या कैसे मैनेज हो रहा है ये ज़रा जान लेते हैं। अनवर खान हमें तफसीलात देंगे। अनवर खान, ये तो बड़ा अफसोसनाक मामला है। एक तो डिस्टेंस से बिठाया जाता है, वो डिस्टेंस भी यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, और दूसरा एक तरह से एक मतलब ये कोई तरीका नहीं है कि आप बजाय उनके के बेंचेस देने के, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने के, आप उनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। जी देखें, ये जिला कोरंगी की हदूद के अंदर वाक़ है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मुराद मेमन रोड सौदाबाद में, कि जहाँ पे इस वक्त इम्तहानी पर्चा जारी है और मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के मौके के ऊपर इस इम्तहानी मरकज़ के अंदर 800 इजाफी उम्मीदवारों को भेजा गया था, जिसकी वजह से अब कॉरिडोर के अंदर आप देख रहे हैं कि ये तालबात ज़मीन के ऊपर बैठ के पर्चा हल करने में मसरूफ़ हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे सिर्फ एक पेडिस्टल फैन है, उससे आगे एक और दूसरा पेडिस्टल फैन जिसके अंदर वोल्टेज भी बहुत कम है। तो ये तालबात तसलसल के साथ 7वां 8वां पर्चा जो है वो ज़मीन पर बैठने पर मजबूर हैं। मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया से जब हमारी बात हुई थी नाज़िमीन इम्तहानात से, तो उनका कहना था कि सेंट्रल सुपरिटेंडेंट बुनियादी तौर पर जिम्मेदार होते हैं किसी भी इम्तहानी मरकज़ के ऊपर, उनको बर वक्त से मुतला करना चाहिए था कि इस सूरत हाल को बासानी कंट्रोल किया जाता। उन्होंने कहा कि सूरत हाल का नोटिस लिया गया है और इसके बाद के साथ साथ जो मुताल्लिका सेंट्रल सुपरिटेंडेंट और अमला है उनके खिलाफ भी ज़ाब्ती कार्रवाई की जाएगी। ज़ाब्ती कार्रवाई अपनी जगह। इम्तहानात के दौरान तालबात ये कहती हैं इस तरह इम्तहान देना हमारे लिए किसी एक बड़े इम्तहान से कम नहीं है। तो इस तरह के साथ साथ जो फासला रखना, मेंटेन करना जरूरी होता है वो भी नहीं है। गो कि तालबात अमूमी तौर पर नकल के रुझान के अंदर बहुत कम नजर आती हैं। तमाम जिस अज़ियतनाक सूरत हाल से पाँव के ऊपर रखकर ये बच्चियां पर्चा हल कर रही हैं, इनके लिए अज़ियतनाक सूरत हाल का सामना होता है। तो इस तरह 800 इजाफी तालबात इस तरह इस कॉरिडोर के अंदर बैठ कर पर्चा दे रही हैं, जिनके अंदर 350 तालबात ऐसी हैं जो कि सरासर ये ज्यादती है बच्चों के साथ। और देखिए जब ये पेपर्स होते हैं उससे पहले फीस भी ली जाती है मैट्रिक इम्तिहानात की। एक स्कूल जिसमें जगह तकरीबन 500 तलबा की हैं, आपने वहाँ पे 800-900 तलबा को बिठा दिया और ऐसे बिठा दिए। तो ये बात बताएं कि किस बेचारी किस तरीके से ये पेपर्स दे रही होंगी।
बहुत शुक्रिया जी। अमरा खान मान नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे कि चटाई पे ज़मीन पे 3 घंटे बैठ के आप देखें इसी पोस्टर में लिखना इन बच्चियों के लिए कितना मुश्किल होगा। फिर आपने ये भी देखना होगा कि नीचे जो इनका आपस में डिस्टेंस है जितना होना चाहिए वो भी हो तो कैसे करेंगे? कई लोगों को फ़ायदा हो रहा होगा उससे, कई को नुकसान। बात तो आपने बिल्कुल सही, कई को फ़ायदा कई को नुकसान भी है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। ये सरासर तलबा के साथ ज़्यादती है। अब जनाब आगे किस चीज़ की बात करेंगे? आगे हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी जो है वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और कहा ही जाता है कि वो बड़ा, उर्दू में ये है कि एक तस्वीर 1000 लफ्ज़ों के बराबर होती है। इसका एक अंग्रेज़ी में एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, वो उम्मीद है आपके जहन में होगा। तो ये है कि अच्छी फ़ोटोग्राफी के लिए सिर्फ आपके लिए कैमरा ही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं होता। मतलब मैं याद है कि मैं अपने दोस्तों के साथ अगर ट्रैवल करता था मुल्क से बाहर, तो उन्हें शिकायत ही होती थी कि तस्वीर हमारी जब आती है सारी ब्लर तस्वीरें आती हैं। मतलब तस्वीर लेना भी एक फ़न की बात है, और थोड़ा सा इंटरेस्ट भी उसमें होना चाहिए, ख़ासतौर पर दूसरे की तस्वीर लेना। बिल्कुल जी, अपनी तस्वीर तो बंदा ले लेता है, लेकिन तस्वीर को इस तरीके से लेना कि आपकी तस्वीर 100 कहानियाँ बताए, हर तस्वीर के अंदर एक मुख्तलिफ कहानी हो। तो आज हम एक ऐसे फ़ोटोग्राफ़र से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनको ISPR ने 23 मार्च को प्राइड ऑफ पाकिस्तान के एजाज़ से भी नवाजा था, और इनके काम की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनकी हर तस्वीर जो है वो सिंध की जो सकाफ़त है उसको उजागर करती है। हर तस्वीर का एक मकसद है, हर तस्वीर की एक कहानी है जो कि वो लोगों के सामने रखते हैं। भरपूर पिक्चर्स हैं। बिल्कुल जी। तो क्या बात है, इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ोटोग्राफ़र इमैनुअल गुड्डू। तो बताइएगा इमैनुअल, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताएं कि भाई ये इतना शौक़, इतना खूबसूरत शौक़ कैसे आपके अंदर आया, और फिर कब से ये स्टार्ट किया सिलसिला आपने? फ़ोटोग्राफी का शौक़ जो है वो मुझे बचपन से ही था, क्योंकि हम चर्च के एरिया में रहते थे। तो अबू क्योंकि चर्च में जॉब करते थे, तो वहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स रहते थे, प्रीस्ट जो होते थे, तो उनके पास बहुत सारे मैगज़ीन्स आया करते थे नेशनल ज्योग्राफिक्स के। तो उस वक्त मुझे तो इतनी इंग्लिश पढ़ने नहीं आती थी, तो मैं सिर्फ वहाँ जाता था तो देखता था कि वहाँ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह पड़ी हुई हैं और कुछ मैगज़ीन्स वगैरह पड़े हुए हैं कलरफुल, और उनको खोल के देखता था। उनमें बहुत खूबसूरत तस्वीर होती थी, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता था कि क्या मैं ये यूज़ जो मैगज़ीन्स हैं ये मैं अपने घर ले जा सकता हूँ। तो तब मैं फिर वहाँ से वो मैगज़ीन्स लेके आया करता था अपने घर पर, और उन मैगज़ीन में बस सारा दिन बैठ के जब फ्री होता था उन मैगज़ीन में बैठ कर उन फ़ोटोज़ को देखता था, जिसमें बहुत सारी कलरफुल फ़ोटोज़, मुख्तलिफ दुनिया की मुख्तलिफ जगहें, मुख्तलिफ किस्म के लोग, मुख्तलिफ किस्म का कल्चर, ख़ासकर अफ्रीकन्स का जो मतलब कल्चर होता था कि मतलब आपको पता है वो किस तरह के उनके कपड़े और इस तरह से ये सब। तो मुझे भी शौक़ था कि यार इस तरह से कुछ शायद उस वक्त माइंड में कि फ़िल्म बन रही थी कि शायद फ्यूचर में मेरा ये शौक़ हो, लेकिन मुझे पता था कि ये फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि घर के ऐसे हालात नहीं थे कि मैं इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकूं। तो उसके बाद फिर मेरे जो मामू थे उनके पास एक कैमरा होता था याशिका, तो मैं कभी कभी उनसे लेकर, और वो उस कैमरे में मुझे रोल 36 फिल्म्स का रोल आता था, तो वो रोल मुझे डलवा के देते थे, और मैं फिर अपने रिश्तेदारों में जो भी शादियाँ वगैरह होती थी उनकी फ़ोटोज़ खींचता था। चलिए, आपने बताया कि आपने शुरुआत की। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि आपका जो खुसूसी कहते हैं ना जो फोकस है वो सिंध का कल्चर है, सो सिर्फ सिंध के ही सकाफती विरसे को आपने क्यों उस पर ज़्यादा फोकस किया? सिंध का कल्चर और हेरिटेज जो है इसे दिखाने के लिए 2 रीज़न है। एक रीज़न ये है कि मैं सिंध से बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था, अभी भी नहीं कर सकता मैं, और दूसरी वजह यह है कि मैं अक्सर जब इंटरनेट पे गूगल पे सर्च किया करते थे हमारा खूबसूरत पाकिस्तान, तो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज़ की ज़्यादातर फ़ोटोज़ आ रही होती थी। तो मैं सोचता था कि क्यों हमारा सिंध की फ़ोटोज़ इतनी क्यों नहीं है। नॉर्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह से, पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। तो मैं सोचता था कि हमारा सिंध की भी कुछ उसमें हिस्सा होना चाहिए, कि भाई सिंध भी जो है ये हमारे खूबसूरत पाकिस्तान का हिस्सा है। तो तब मैंने ठान ली कि यार मैंने बस अब सिंध को कवर करना है और सिंध को दिखाना है। तो बस अपनी मेरे पास एक बाइक होती थी और बाइक उठाई और बस निकल दिया सफ़र पे। कभी दोस्तों से पूछा कि यार यहाँ कोई देखने की चीज़ है या नहीं। और दूसरी बात, जब मैं सोशल मीडिया पे कोई चीज़ अपलोड करता था तो मुझे मैसेजेस भी बहुत आते थे कि गुड्डू भाई यहाँ पर जो है हमारे इस इलाके में ये पुरानी मस्जिद है, ये इस इलाके में एक पुराना मंदिर है, या इस इलाके में कोई पुरानी बिल्डिंग है, या इतना खूबसूरत कोई ऐसी नहर है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप दिखा सकते हो। तो फिर मैं उनसे कॉन्टेक्ट करके और अपनी बाइक पर वहाँ ट्रैवलिंग करके जाता और उसकी फ़ोटो लेकर और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करता, और लोग हैरान हो जाते हैं कि यार ये जगह तो हमारे नज़दीक है लेकिन हम भी आज तक नहीं गए, लेकिन गुड्डू ने आके इसे कवर किया।
तो फिर काफ़ी लोग वहाँ जाते और फ़ोटोज़ अपनी खिंचवा के उस जगह पर और मुझे सेंड करते कि भाई हमने भी आपकी वजह से इस जगह को डिस्कवर किया है, इस जगह को देखा है। अच्छा इमैनुअल, एक चीज़ ये भी है कि ज़ाहिर है कि थर का इलाका जो है, जिसके बारे में मुश्किलात के हवाले से लोग बात करते हैं कि वहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज़ हैं, वहाँ पर खुश्क साली रहती है, लेकिन आपने वहाँ पर भी तस्वीर कशी की। ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपको यहाँ पर जाके ये सब करने का ख्याल कैसे आया? थर पारकर की जो फ़ोटोज़ हैं मेरी, वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। और लेकिन साथ साथ मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर जब आप जाते हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है, वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, और ख़ासकर जब बारिश होती है तो इलाका बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, हरियाली हो जाती है, बहुत सारी मशरूम्स और बहुत सारी सब्ज़ियाँ वहाँ लगती हैं, और वहाँ के जो बहुत सारे मोर है वहाँ पर। और अगर आप आगे नगर पार्कर जाएंगे तो कारुंझर के पहाड़ियाँ आ जाएंगी, रेड ग्रेनाइट का पत्थर जिसमें पाया जाता है, तो बहुत अच्छा मुझे लगता है थर। लेकिन साथ साथ जब मैं देखता हूँ कि वहाँ के हालात की, एक औरत जो है वो सारा दिन, उसका आधा दिन जो है वो तपती हुई रेत पे चलकर अपने घर के लिए वो पानी जमा कर रही है कुओं से, तो बहुत तकलीफ़ भी होती है कि यार इस तरह का हमारे यहाँ का हालात है। लेकिन बस जब बारिश होती है तो थर जो है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सही। अच्छा साथ इमैनुअल बताएगा कि 23 मार्च को आपको ISPR की जानिब से प्राइड ऑफ पाकिस्तान के अवार्ड से भी नवाजा गया, कुछ इस हवाले से भी बात कीजिएगा। जी 2021 के मार्च में मुझे अचानक एक कॉल आया और मुझे कहा गया कि आपको प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए हमने सेलेक्ट किया है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं आया, मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई दोस्त जो है वो मुझसे मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में फ़ोन जहाँ से उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया, सारी डिटेल मुझे बताई, तो मैं बहुत हैरान हुआ और यकीन करें मेरी आंखों में आंसू भी आ गए थे। और फिर मैं जल्दी ऑफिस से घर आया और पूरी फैमिली को मैंने बताया कि भाई मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया गया है। तो मुझे नहीं पता था कि आगे इस्लामाबाद जाके 23 मार्च की जो परेड है वहाँ क्या होने वाला है, क्योंकि मैं बचपन से वो परेड सिर्फ टीवी में देखता था। मुझे याद है आज भी वो दिन जब हमारे पास ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था और हमारे काफ़ी जो पड़ोसी हैं वो भी साथ बैठकर हम 23 मार्च की जो परेड देखते थे। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि लाइव परेड देखना कितना क्या फीलिंग होगी मेरी। और मुझे याद है वो जब वहाँ बैठकर मैं परेड देख रहा था, लाइव देख रहा था, तो मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त मेरी आंखों में कितने, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और मैं खुश हुआ था कि यार ये परेड जो मैं, मेरे माँ बाप हम शुरू से देखते हुए आए हैं और आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं फ़ील कर रहा था कि यार हमारा पाकिस्तान की जो डिफेंस है वो कैसा है, और मतलब एक अजीब ही जज्बा मेरे में पैदा हो रहा था। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया इमैनुअल गुड्डू। क्या ज़बरदस्त अंदाज में उन्होंने अपना नुक्ता नज़र बयान किया। और आप सोचें ही इज़ वेरी आर्टिकुलेट, मतलब ना सिर्फ ये कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी है, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये कि बड़े थॉट्स बड़े, मतलब एक बड़े आर्टिकुलेट अंदाज में वो बयान भी करते हैं। बिल्कुल, और कितने सिंपल, और बता रहे थे कि वो क्या अफोर्ड कर सकते, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते। और सिंध के बारे में जब उन्होंने स्पेसिफिकली बोला कि मैंने सिंध इसलिए कवर किया क्योंकि मैं सिंध से बाहर जाने के मेरे पास वसाइल नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। फराहम करे जी। और जो लोग देख रहे हैं प्लीज़, ही इज़ ब्रिलियंट। हाँ, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और थोड़े आर्ट और कल्चर के वाले से बात हो रही है, तो हम आपको क्यों ना लिए चलते हैं रहीम यार खान, जहां पर ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में फ़न पारों की नुमाइश मुनक़िद की गई, जिसमें तलबा ने जो अपने मास्टर्स पीसेस हैं उसमें रखे, और इसमें कुरानी आयात और इसमें मुबारक से मुज़य्यन ख़ताती के फ़न पारे भी रखे गए थे, और तलबा की बड़ी तादाद ने जनाब इस एग्ज़िबिशन में शिरकत भी की थी। तो चलें जी, देखते हैं ये रिपोर्ट। रहीम यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कुरानी आयात की दिलकश खत्ताती की नुमाइश सजाई गई, जिसमें ख्वाजा फरीद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की होनहार तालबा फातिमा नसीम ने कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना को इंतहाई खूबसूरती से तैयार करके नुमाइश के लिए पेश किए। फनपारों में कुरानी आयात और अस्माए मुबारक को दिलकश अंदाज में पेश किया गया, तो नुमाइश के शुरका ने भी खूब पजीराई बख्शी और बाबरकत आयात के फनपारों को कैमरों में महफूज किया। मुसव्विरा फातिमा नसीम ने कहा कि इस्लामी तर्ज अमल के फनपारे बनाने का मकसद ये है
कि लोग पेंटिंग्स को घरों में लगाएं ताकि बरकत रूहानियत पैदा हो। ये जहन में इस तरह से आइडिया आया कि जैसे हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसके जो हरूफ हैं वो मेरे जहन में इस तरह से नक्श हो जाते थे कि मैं उनके बारे में सोचने से लग जाती थी। तो सोचते हुए एक डिफरेंट तरह के स्टाइल्स आते थे मेरे माइंड में, तो फिर मैंने उनको कैनवस पे प्रेजेंट कर दिया। आयात करीमा के रूहानियत भरे फनपारों में खुदा से मोहब्बत की झलक नजर आती है, जिसे देखने वालों पर सहर तारी हो गया। बिलाल हबीब, ARY न्यूज़, रहीम यार खान। जैसे एक एक पेंटिंग, ठीक है, मतलब आप कहते हैं ना कंटेंट तो खूबसूरत है ही, बेहतरीन कंटेंट तो है, लेकिन उसको जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया, जो उनकी पेंटिंग के हर चीज़ के अंदर, हर कलाम के साथ जो रंगों का इस्तेमाल किया गया है हर आयत को लेके, एक्सेप्शनल। आप ये देखें कि इट रिक्वायर्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैलेंट टू डू दैट, और उसके अंदर मतलब इतना थॉरो होना। बल्कि मैं वो देख रही थी जिसमें अल्लाह पाक के नामों के साथ वो जो कलर्स जिसका इस्तेमाल किया गया है, जो हवा के रंगों का इस्तेमाल किया गया है, वो इतना खूबसूरत है। उसके अलावा जितनी आयात थी, कहीं ब्लू की, अगर मैं चाहूँगी ज़रा प्लीज़ ज़रा वो फुटेज ज़रा चलाएं ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि कितने खूबसूरत तरीके से ये आप कलर कॉम्बिनेशन चेक करें कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती से आर्ट को, और ना सिर्फ आर्ट को बल्कि डिफरेंट ग्राफिक्स के तौर पर देखें ना, कितने ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने, बहुत ही, मुझे तो ये अगर हैड आई बीन देयर, मैं वहाँ पर होती तो ये ब्लू वाली जो थी ना पेंटिंग तो मैं स्पेशली ले लेती। इतनी खूबसूरत पेंटिंग, मतलब सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। और आप ये देखें कि यहाँ पर आप लोग, कितना कुछ लोगों को सीखने का मौका मिला होगा, मतलब कमाल है। और कलर्स का चुनाव, फिर उनको ऐसे बुनना, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये बड़े नसीब की बात है वैसे। बिल्कुल जी, बड़े नसीब की बात है। वो कहते हैं कि जैसे कुरान पाक के जब जो हरूफ थे, जब वो मेरे जहन में आते थे तो मैं इनको फिर इनको देखना शुरू, अपने आसपास देखना शुरू कर देती थी, और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने इसको आर्ट की सूरत में लोगों के सामने पेश किया। यहाँ पर जनाब अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।